अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। भाई हमारे और आपके बच्चे इस वक्त रश है और मार्केट्स में स्पेशली बच्चों के बैग्स, बच्चों की स्टेशनरी, बच्चों की किताबों की दुकानों पर बड़ी लाइनें लगानी पड़ रही और हम सबका एक ही हाल है। बच्चों की नई नई चीज़ें ख़रीदने का मौका है क्योंकि स्कूल बैक टू स्कूल यानी कि स्कूल के जो बेसिकली नया साल है, बहुत सारे स्कूल्स में जो तालीमी साल है, स्पेशली मैट्रिक बोर्ड वगैरह, मैं ओ लेवल्स की बात नहीं करी, उनका तो अगस्त में शुरू होता है, लेकिन वो ज़्यादातर लोग जो सब मुझे देख रहे हैं उनके बच्चों का तालीमी साल अब शुरू होने वाला है और या हो चुका है शायद। और रश आपको नज़र आ रहा है मार्केट्स में क्योंकि वहाँ लाइनें लगी हुई हैं किताबों की। बड़ा मज़ा आता है कि जब आप वो शॉपिंग करने जाते हैं, बच्चों के लिए बहुत एक्साइटमेंट होती है, लेकिन साथ एक डर और खौफ भी होता है उन सारी किताबों को देख के, क्योंकि वो किताबें पहले से ज़्यादा मोटी हुई हुई होती हैं, वो किताबें नए साल की पहले से ज़्यादा मुश्किल हुई हुई होती हैं। तो बच्चे उसको देख भी रहे होते हैं, अम्मा अब्बा भी देख रहे होते हैं कि अब बच्चों के ऊपर तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अब उनका एक और बड़ा साल शुरू हो रहा है। पिछला साल पीछे रह गया और अब हमें अच्छे से अच्छी बच्चों को तालीम देनी है। शुरू से ही हम उनके जो गोल्स हैं वो सेट कर देंगे, डिसिप्लिन सेट कर देंगे ताकि आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो पहले ही बच सके। तो खैर, बच्चे और अम्मा अब्बा इस गहमा गहमी में और इस तरह की मसरूफियात में मशगूल है, बिज़ी हैं। यहाँ मैं चाहूँगी कि एक बच्ची ने बड़ा ज़बरदस्त मार्का सर किया है। 83 बुक्स की वो ऑथर है और इतनी सी एज में, तो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं और इतनी सारी किताबें लिख डाली। हम ये सोचते हैं कि बच्चे पढ़ाई करते करते कुछ और कैसे कर सकते हैं, क्या उनके पास इतना टाइम होता है? मगर रानिया ने ये प्रूफ कर दिया अपनी इन सारी किताबों को लिखकर कि उसने अपना एक सेकंड भी रायगा जाने नहीं दिया। और आज रानिया हमारे साथ मौजूद है अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि आधा क्रेडिट पेरेंट्स को भी जाता है जो रानिया को इस बात पर मैं कहती हूँ उकसा सके है कि बेटा किसी और चीज़ में नहीं लगना, तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपना फोकस करना है पढ़ाई के ऊपर। तो आइए मिलते हैं रानिया और उसकी फैमिली से। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सीमा, कैसे हैं नईम साहब? आप ठीक ठाक हैं? रानिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह। ये सारी किताबें आपकी हैं? जी बिल्कुल। आपने लिखी हैं? जी। ओ माय गॉड, कि क्या बचपन से पैदा होते ही कुछ पेंसिल वेंसिल पकड़ी, पेन पकड़ा, तो उसके बाद से ये ऑथर बन गई थी क्या? नहीं, इनको बचपन से शौक था राइटिंग का। अच्छा। जी। कैसे आपको पता चला कि रानिया के अंदर राइटिंग का टैलेंट है? किसने पकड़ा, आपने या इनके अब्बा ने? बेसिक तो स्कूल वालों ने पकड़ा। अच्छा जी। तो क्या ये कोई एसेज वगैरह रानिया कुछ एसेज लिखती थी तुम या क्या? जी बिल्कुल, ऐसा होता था कि हमारी जो स्कूल है उसमें इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते थे, उसमें हाँ। पार्ट लेती थी। तो एक बार ये हुआ कि मैंने एक पोम लिखी। हाँ। और वो जो है स्कूल में फ्रेम हुई, तो वहाँ अच्छा। से मुझे आइडिया मिला कि अगर वो स्कूल में फ्रेम हो सकती है तो मैं में इतना टैलेंट है कि वो आगे जाके कोई अच्छे पब्लिकेशन हाउस में भी। यानी तुम मोटिवेट हुई उस फ्रेम कराने वाली पोम से, जी, बिल्कुल। तुम मोटिवेट हो गई और उस वहाँ से शुरुआत हुई तुम्हारी। अच्छा, और तुम किस लैंग्वेज में, इंग्लिश में लिखती हो बुक्स? इंग्लिश और उर्दू दोनों। दोनों में लिखती हो, तो तुम्हें दोनों लैंग्वेजेस पे उबूर हासिल है? जी। हाँ। वैसे बनना क्या चाहती हो रानिया? अगर ऐसे नॉर्मल देखा जाए तो मुझे 2 डिग्री करनी है, एक बीबीए की और दूसरी लिटरेचर की, क्योंकि वही मेरी फील्ड है। अच्छा, तो 2-2 डिग्रीज तुम करोगी। ज़्यादा किताबी कीड़ा है ये? हर वक्त आपको कहना पड़ता है भाई जाओ खेल लो बाहर, दोस्तों के साथ बैठ जाओ, चलो कुछ किचन भी कुछ देख लो, या ये बस किताबों में ही मशगूल रहती हैं? किताबों में ही मशगूल रहती है मोस्टली। ये इनको किसी और चीज़ का नहीं रहता, ना गेम्स का, ना नथिंग, किसी ना फ्रेंड्स का, किसी का भी नहीं है, बस सिर्फ राइटिंग का है। और रिजल्ट अच्छा आता है? पढ़ाई सारी अल्हम्दुलिल्लाह। मैथ में भी अच्छी है? मैथ में ओके। हाँ, मैथ में ओके। सो कहानियाँ पढ़ पढ़ के खुद अम्मा अब्बा को सुनाती हो या आप लोगों ने पढ़ी हैं इसकी सारी बुक्स? तकरीबन हाँ। पढ़ी है, बाकी तो इसके मुंह से सुनते रहते हैं, मज़ा आता है जब ये खुद सुनाती है। हाँ, तो कोई सेशन होता है, रीडिंग सेशन? ऐसा होता है कि जब मैं एक न्यू बुक
पे काम करती हूँ और वो लॉन्च हो जाती है। लॉन्च से पहले मैं मम्मा पापा को भी नहीं बताती, और जब वो तुम लॉन्च लॉन्च करती कैसे हो, मतलब क्या प्रोसीजर क्या है कि जैसे तुमने कोई बुक लिखी फिर किस तरह पब्लिशर वगैरह के पास जाती हो, कैसे छपवाती हो? द थिंग इज़ कि जब हम बुक लिखते हैं तो वो पहले एक पूरे प्रोसेस से गुजरती है, जहाँ पे चेक होता है कि हमने कोई प्लेचरिज्म नहीं किया, हमने एआई से कंटेंट नहीं लिया। उसके बाद वो पब्लिकेशन के पास जाती है, फिर वो वापस से चेक करते हैं कि कॉपीराइट लगाना होता है उनको, अपना कुछ आर्टिकल्स फॉलो करने होते हैं, फिर उसके बाद वो पब्लिश होती है। ओके, तो इससे तुम इसकी हेल्प तुमने अब्बा या अम्मा किसी से ली कि तुम्हें उधर लेके जाए? सारे इदारे होते हैं ना अलग अलग। जी बिल्कुल, ऐसा होता है कि मैं मेनली ऑनलाइन काम करती हूँ, मैं कहीं जाती नहीं हूँ। अच्छा। लेकिन अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली अब्बा हेल्प करते हैं, और अगर पुश करना होता है कि आपने ये करके ही दिखाना है, तो वो मम्मा होती हैं। अच्छा, तो मतलब मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग जो सोच रहे हैं हमें किधर जाना है, क्या करना है, तो थोड़ा प्रोसीजर बता सकती हो? ऑनलाइन किस तरह, कहाँ सबमिशन होती है? जी बिल्कुल, अभी फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर लिटरेसी को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे पब्लिकेशन हाउस है। आपने देखना है कि आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, किसकी रेटिंग्स अच्छी लग रही है। अच्छा। क्योंकि बुक की भी क्वालिटी पे बात आती है, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती तो आपकी सेल्स इतनी नहीं होती, आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो इफ़ आप उस सब में अच्छे हो, या फिर उसमें आपकी पब्लिकेशन हाउस भी हेल्प कर देता है। इट्स जस्ट कि आपने एक रैप करना है, एक नोटबुक को, एक पेन को आपने लिखना है, आप उसका सिर्फ एक ड्राफ्ट बनाएंगे, आप वो भी चेक करवा सकते हैं, वो उनको फाइनल ड्राफ्ट तक भी पहुंचा देते हैं। ओके, सो इस तरह। और एक बुक को छपवाने में कितने पैसे लग जाते हैं अगर आपने छपवाना है? इसने मुझसे स्टार्ट में फर्स्ट टाइम आई थिंक 1000 या 2000 रुपए लिए थे। उसके बाद इसने मेरे से आज तक कोई पैसा नहीं तो फिर लिया। तुम रोलिंग करती रहती हो, जो बुक से पैसे कमाती हो फिर दोबारा लगा देती हो? जी बिल्कुल, ऐसा तो होता है। बिजनेस भी कर रही है भाई। हाँ? ऐसा होता है घर पे कुछ नहीं कि देती है अपना सेविंग करती है। ऐसा होता है कि मैंने बुक लिखी, उस पे से जो जितना भी प्रॉफिट आया फिर मैं वो बुक पे ही लगा देती हूँ, और थोड़ा सा सेविंग कर तो अभी रोलिंग चल रही है या सेविंग से कुछ? चैरिटीज करती है। ओह वाओ, जबरदस्त। हाँ, और क्या टॉपिक्स होते हैं जिसपे तुम बुक्स लिखती हो रानिया? मेनली मैं इमोशनल रिसिलियंस, सेल्फ डिस्कवरी, क्योंकि एज अ टीनेजर मैं वो हर चीज़ फेस करी हूँ। बीता हुआ कल आने वाले कल जैसा नहीं होता था। हम हर रोज़ अपने आप को अपने अंदर कुछ डिस्कवर करते हैं। तो वही मेरा मेनली बुक का थीम होता है कि ओके हम इस पे काम कर सकते हैं। अब जाहिर है तुम बुक्स लिख रही हो तो तुम्हें डायलॉग्स और ये सब चीज़ें, तुम तो उस पर सही अबूर हासिल होगा। जब अम्मा के आगे किसी चीज़ को तुम वो कन्विंस करी होती है अम्मा को, तो अम्मा तो नहीं कहती ये लफाजिया मेरे साथ नहीं करो? मम्मा यही कहती हैं कि आपकी जो बुक्स वाली बातें हैं ना, वो बुक्स तक रहने तो घर पे ना लाओ। ऐसा तो होता है। ऐसा तो बेस्ट ऑफ लक रानिया। मुझे लगता है तुम बहुत यंगेस्ट ऑथर ही मेरे सामने इस तरह लग रही हो कि जो 83 है ना टोटल बुक्स तुम्हारी। और ये तुम कब से लिख रही हो, कौन सी एज से? आई थिंक मैं 12 या 13 की थी। और तब से बुक्स लिख रही हो? और साल में कितनी लिख लेती हो? जैसे कि अभी जैसे मेरे बोर्ड्स आने वाले, तो मैं 1 महीने में 1 बुक लिखती हूँ, ज़्यादा 2। लेकिन जब जून जुलाई होता है तो फिर लास्ट जून जुलाई में मैंने 26 बुक्स लिखी थी। 26? ओह माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो तुम जून जुलाई में छुट्टी में और कुछ नहीं करती, बस तुम अपनी हॉबी को पूरा करती हो, बुक्स लिखती? जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे पूरा टारगेट पूरा करना होता है। जैसे जो लास्ट जून जुलाई की बुक्स थी वो मैं इस जून जुलाई में है ना लॉन्च करूँगी। ओके, ज़बरदस्त। तो भाई क्या बात है, बहुत सारी दुआएं हैं आपके लिए। और देखते हैं कि और किस किस तरह की बुक्स आती हैं। भाई आप भी रानिया की बुक्स हैं, कहाँ से भाई, हम कैसे पता चलेगा? तुम्हारे पेज पे जाएं कि तुमने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, अगर कोई तुम्हारी बुक्स को पढ़ना चाहे, एज ऑथर तुम्हें जानना चाहे? ओके, सो उसके लिए मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है inforia_official करके, वहाँ पे वो मुझे फॉलो कोई हमारा बैंड चल रहा है? अच्छा ठीक है, वहाँ पे वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं अपडेट देती रहती हूँ जैसे जैसे अब ये बुक आ रही है, अब इस बारे में तो तुम्हारी बुक्स जो है वो टीनेजर लाइक करेंगे या उनके अम्मा अब्बा को भी पसंद आएगी? डिपेंड होता है ना कि उनकी थिंकिंग कैसी है। कुछ मुझे बहुत सारे रीडर्स ऐसे मिलते हैं जो मुझे ये कहते हैं कि हमारे बच्चे आपकी बुक्स नहीं पढ़ते, लेकिन हम बहुत शौक से पढ़ते हैं। ओह अच्छा, सो कोई ऐसी बुक है जो हम टीनेजर बच्चों को समझ सकें, उनकी साइकी थोड़ी समझ सकें, जेनजीज को समझ सकें? ओके, इसके लिए मेरे पास एक मैगजीन है जिसका खुद का नाम है जेनजी। अच्छा, हाँ,
Okay. तो उसमें हमने ये डिस्कवर किया है कि अगर आपको पता हो या आपने देखा हो कि जेंजी को माने इस नाम से जानते हैं कि ओके अभी ये रील बना रहे होंगे, अभी ये सोशल मीडिया, बट इन रियल लाइफ हम बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं। लाइक हमने वॉर देख ली, हाँ भाई, हमने फ्लड्स देख लिया, हमने हर चीज़ देख ली, हमने कोरोना कोविड देख लिया। कोविड देख लिया भाई। हाँ। तो इस वजह से, और हम लोग का एकेडमिक प्रेशर अगर आपको पता हो तो अभी ग्रेडिंग सिस्टम भी चेंज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस वजह से वो चीज़ अच्छी है। और मेरी एक और बुक है अगर जो कि पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जो कि है डिवाइन जस्टिस। अच्छा जी, उसमें मैंने मेनली फोकस ही ये किया है कि खुदा और उसका बंदा बात कर रहा है। अच्छा, तो बंदे के जितने भी शिकवा शिकायत होते हैं वो हर चीज़ खुदा से बोलता है और खुदा उसको उस हिसाब से जवाब देता है। भाई तुम्हारी बुक्स के लिए तो मुझे बैठना पड़ेगा तुम्हारे लिए ना, अच्छा खासे टाइम लेके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया शो पे आने का एंड बेस्ट ऑफ लक। माशाल्लाह से आप लोग अम्मा अब्बा जो है अच्छा काम कर रहे हैं। सो बेसिकली एक छोटे से ब्रेक के बाद आज हम कुछ पढ़ाई लिखाई की ही बात करेंगे और आज हम अम्माओं को थोड़ी सी टिप्स देंगे कि अगर उन्हें अपने बच्चों के साल के शुरू में ही उनको हेल्प करनी है ताकि उनका साल स्मूथली गुजरे, ज़ाहिर है पढ़ाई के बोझ तले वो दब ना जाएं पूरे साल, तो बहुत सारी टेक्निक्स उन्हें समझानी पड़ेंगी, बतानी पड़ेंगी और ये हम मिलकर ही सोच सकते हैं। तो आइए एक दूसरे की हेल्प करते हैं अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज हम बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे और एक दूसरे को अवेयर करेंगे कि क्या टिप्स हैं, क्या ट्विस्ट हैं, क्योंकि मेरे घर में तो छोटा बच्चा है अभी जिसके लिए मुझे ज़रूरत है टिप्स की कि उसको कैसे राह रास्त पे लाना है और साल के शुरू में ही यहीं से उसके स्क्रू टाइट कर देने हैं ताकि एंड में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अक्सर हमारे ज़माने में ऐसा होता था कि हम एंड ऑफ जो सेमेस्टर होता था या हमारे एग्ज़ाम्स करीब होते थे तो हम पढ़ने बैठते थे और फिर अपना नोच रहे होते थे बाल और अम्मा को भी तंग कर रहे होते थे कि हम क्या करें। सो वो वाली चीज़ अब थोड़ी सी चेंज हो गई है और जो टेस्ट होते रहते हैं उससे बच्चे तैयार होते रहते हैं। तो आइए आज हम एक्सपीरियंस लेते हैं, एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ, अरे उल्टा कार्ड पकड़ा है, हमारे साथ आज सुनीता मार्शल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं वैसी हूँ, प्यारी सी। वैसे प्यारी सी हमेशा की तरह। और दो बच्चों की ऊपर नज़र रखनी पड़ती है अभी भी पढ़ाई पे, या वो उन्होंने आपको थोड़ा सा आज़ाद कर दिया कि हम खुद नहीं, कर शुक्र है आज़ाद कर दिया है, काफ़ी इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब खुद से ही पढ़ते हैं। हाँ, ये तो बहुत अब वो पीछे पीछे नहीं भागना पड़ता। नहीं भागना पड़ता। हमारी दूसरी गेस्ट है रबाब मसूद, जिनका बच्चा बड़ा हो चुका है लेकिन जो यादें होंगी उसकी वो तो बरकरार है ना। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। तो तुम्हें भी अपने बेटे के पीछे भागना पड़ा या उसने थोड़ा सुकून दिया? मुझे एक सर्टेन एज तक बस भागना पड़ा, उसके बाद उसने मुझे सुकून दिया। और तुम मुझे सख्त वाली अम्मा थी? मैं सख्त वाली हूँ। हाँ, के होमवर्क टेस्ट ये हाँ, वो? हाँ, मैं थी। मैं छड़ी सख्त। लेके? हाँ, मैं इस तरह की अम्मा थी। तो फायदा हुआ ना उसका? उसका बच्चा फायदा जल्दी हुआ। अपने पैरों पे खड़ा हो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और जाहिर है हमें एक्सपर्ट्स की राय की शदीद ज़रूरत होती है इस तरह के प्रोग्राम्स में कि हम एक दूसरे से कुछ सीख सकें। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहसिन रज़ा जो एजुकेशनिस्ट हैं और को फाउंडर एडलैब से। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। हमें भी कुछ ट्रेन करके जाएंगे आप? होपफुली सीखते सिखाते तो हमारा काम है रोज़ का, और मेरे ख्याल में सभी जब बात करते हैं तो एक दूसरे को सीखने को भी मिलता है। लेकिन ज़िंदगी ऐसे ही है कि मुस्तकिल सीखने के लिए मौक़े हैं, चाहे डज़न्ट मैटर। मेरे भी 3 और 4 साल के बेटा और बेटी है, तो आई नो कि आप एज अ पेरेंट कोई दिन ऐसा नहीं होता, डज़न्ट मैटर कि वो 25 साल के हों, 20 साल के हों, 40 साल के हों, आपको सीखने को ना मौका, एनवायरनमेंट ना सिखा रहा हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो बेसिकली आप टीचर्स को और बच्चों को भी ट्रेन करते हैं अलग अलग स्कूल्स में जाके। तो आज आप देखिए यहाँ हम आप सबको ट्रेन कराने के लिए इनको हमने बुलाया है। फिर हमारे साथ मौजूद हैं सनम पठान जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और सर्टन स्कूल की हेड ऑफ इंस्टीट्यूट है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? I'm good. ठीक Nida, ठाक how है? are you? So, आज आप हमें किस तरह हेल्प आउट करेंगे बच्चों की साइकोलॉजी जानने के लिए? जी बिल्कुल निदा, इट्स अ वेरी डाइवर्स सेगमेंट। एजुकेशन, अपलिफ्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स, किड्स या जनरली चिल्ड्रन का मोरल हो गया, पर्सनालिटी हो गई, करेक्टर हो गया। इट्स एन इन्वेस्टमेंट ऑल टुगेदर, ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इट्स नॉट अ वन डे थिंग, वन मंथ थिंग, वन फेज थिंग। एंड उसमें बहुत पर्टिनेंट रोल होता है हम जैसे इंस्टीट्यूट्स का, लोगों का, साइकोलॉजिस्ट्स का, एक्सपर्ट्स का, टू हेल्प सपोर्ट
एंड ब्रिंग द चेंज इन एक तो स्टूडेंट की अपनी लाइफ में हाँ। और पेरेंट्स को भी थोड़ा सा एक एक्सपोजर देना, उनको एक विजन देना कि हाउ टू लीड देयर ओन किड्स। हाँ। सो ये एक आई ये थिंक दैट्स द parents भी तो सेगमेंट। समझो सीख रहे होते हैं ना। Exactly. पहली दफ़ा अगर आप माँ बाप बनते हैं तो आप सीख रहे होते हैं कि अच्छा बच्चे के साथ चलना कैसे है, अगर हमें उसको हेल्प करना है तो कैसे करना है, हमें तो नहीं पता होता। वो तो हमारे अम्मा अब्बा ने अपने तरीके से किया, हम उनको फॉलो नहीं कर सकते। हमें बहुत सारी चीज़ें उनकी अनलर्न करके नई टेक्नोलॉजी को लर्न करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा। तो मैं सुनीता तुमसे शुरू करती हूँ। तुम्हारे बच्चों को तुम्हें कब तक सपोर्ट करना पड़ा या सख्ती करनी पड़ी उनको उनकी एजुकेशन को लेकर? अच्छा, आई थिंक एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। तो मेरा भी यही है कि मेरा बेटा और बेटी में काफ़ी डिफरेंस है कि मुझे बेटी को कभी भी नहीं पढ़ाना पड़ा। अच्छा। मतलब मैं कभी उसको कहती भी थी कि चलें अब आपका टेस्ट है तो मुझे सुनाएं, तो वो मुझे मना कर देती थी कि नो मामा आई एम गोइंग टू डू इट ऑन माई ओन। और वो माशाल्लाह बहुत अच्छे उसके ग्रेड्स अभी तक जो है ना वो लाती है। हाँ। बेटे का ये था कि बेटे का टिल ग्रेड 6 मैंने बहुत मतलब स्पेशली जब उसके टेस्ट होते थे तो मैं अपनी शूट्स वगैरह पहले से ही उनको बता देती थी कि ये हफ्ता जो है हाँ। मैं कोई डेट शूट को नहीं दूंगी क्योंकि मेरे बेटे के टेस्ट है। तो मैं 24 घंटे उसके साथ। और वो पहला बच्चा है ना तुम्हारा? वो पहला, हाँ बेटा बड़ा है। और उसके साथ बस 24 घंटे मैं अपने आप को भी पागल कर रही होती थी और लड़के उसको थोड़ा भी। टफ टाइम देते हैं मुझे लगता है। हाँ। तो खैर वो फिर शुक्र है फाइनली आफ्टर ग्रेड 6 आहिस्ता आहिस्ता आई एम श्योर इसके अंदर स्कूल वालों का ही हाथ होगा, वो खुद से ही इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गया और ख़ुद से ही पढ़ना शुरू हो गया। अच्छा। फिर ग्रेड 8 में मैंने उसको बिल्कुल छोड़ दिया। हाँ। मैंने कहा ये अब देखते हैं क्या करता है। तो ग्रेड 8 में माशाल्लाह उसने जब खुद से बहुत अच्छा पढ़ा, उसके मार्क्स अच्छे आने लगे, तो फिर मैं पीछे हट गई। मैंने कहा नहीं, ये ज़्यादा अच्छा कर रहा है खुद से, तो बेहतर है कि मैं ना फोर्स करूं। अच्छा, किस तरह के बच्चे हैं तुम्हारे? लाइक एग्ज़ाम सर पर होते हैं तो पढ़ते हैं, या वो पूरे साल जो है ना वो रहते हैं, तुम्हें नज़र आता है कि अच्छा नहीं वो टेस्ट की तैयारी भी कर रहे हैं? इनके स्कूल की अच्छी बात ये, इनके मंथली टेस्ट होते हैं। अच्छा। तो उससे क्या होता है कि आपकी ऑलरेडी रिवीजन होती चली जाती है। और इन लोग के ग्रेड 8 तक फाइनल एग्जाम्स नहीं होते, Okay. लेकिन मेजर टेस्ट्स होते हैं। मतलब वो पूरा साल ही बेसिकली टेस्ट की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो इन रहते हैं। ये नहीं होता कि आखिरी से जो वक्त है तो उसमें अब पढ़ाई। ग्रेड 9 में भी अब जैसे मई आता है और मई में फाइनल एग्जाम्स होते हैं, तो अब फर्स्ट टाइम इनके फाइनल एग्जाम्स होंगे। लेकिन वो पूरा साल इतने इनके टेस्ट होते हैं कि वो उनकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी होती है। तो मगर फिर भी वो रिवीजन तो आपको हाँ, करनी है ना, तो वो शुक्र है कि वो कर लेते हैं। अब उनको खुद से ही टेंशन हो जाती है कि अच्छा नहीं अब हमारे टेस्ट आने वाले हैं, जैसे अभी इस वीक इनके चल रहे हैं टेस्ट। हाँ। तो वो खुद ही पढ़ रहे होते हैं। मतलब सुबह में उनको जब स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं, वो तब भी गाड़ी के अंदर कुछ ना कुछ अपना पढ़ रहे होते हैं। हाँ। मतलब मुझे ये हसन को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो आईपैड छुड़वाना। देखो जब हम लोग पढ़ते थे उस वक्त हमारे पास गैजेट्स नहीं थे, तो हमारे माँ बाप को इतना नहीं हमें बोलना पड़ता था कि ये छोड़ दो या आप गेम से हट जाओ। अब डिस्ट्रैक्शंस बहुत है हमारे बच्चों के बिल्कुल हैं डिस्ट्रैक्शंस निदा, मैं बिल्कुल मानती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं अब इनके टेस्ट आने वाले हैं, मैं ये छुपा दूंगी। हाँ। हम नहीं करते इस तरफ। पास। अच्छा। हाँ। और कभी भी नहीं किया तुमने? नहीं, हमने नहीं किया। बहुत शुरू में जब जैसे वही मैं बता रही हूँ, जब मैं बेटे को छोटा था, हाँ। जब उसको ज़रूरत थी, तब मुझे लगता था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे। लेकिन बाद में फिर हमने ये छोड़ दिया क्योंकि हमें लगा कि अगर वो अच्छे ग्रेड्स Results लेकर आ आ रहे रहे हैं, हैं, exactly. और हमने कभी भी ना उनको वो वाला प्रेशराइज नहीं किया कि आपने फर्स्ट ही आना है। Okay. हमें ये होता था कि डिसेंट ग्रेड्स आ जाए, फेल ना हो, डिसेंट ग्रेड्स आ जाए। मतलब तुम लोग जब से बहुत प्रेशर नहीं बहुत था। प्रेशर हमने नहीं डाला। शुरू में मैं डालती थी, लेकिन फिर बाद में मैंने अपने आप को तुमने भी change learn किया ना मैंने फिर, लर्न as किया parent। हाँ, कि भाई एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। ज़रूरी नहीं है कि हर चाइल्ड जो है वो फर्स्ट ही आए। तो तुमने कैसे लर्न किया ये? तुम्हें कैसे अंदाज़ा हुआ कि मैं कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रही हूँ? क्योंकि मैं जो है ना बहुत गुस्से में आ जाती थी, मैं चीखना शुरू कर देती थी। फिर हसन ने मुझे बहुत कंट्रोल किया कि नहीं ये गलत कर रही हो, ये वो। और फिर बस वही बेसिकली वो टाइम फिर मैंने भी सीखा कि नहीं यार ये मैंने ना कंपेयर करना बहुत शुरू कर दिया था क्योंकि बेटी के बहुत अच्छे ग्रेड्स आ रहे थे, बेटे के नहीं आ रहे थे। तो वो फिर मैंने कंपैरिजन जो है ना मतलब करना छोड़ा। हाँ। कि हाँ भाई ठीक है, बेटी नेचुरली ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाती है, वो बेचारा इतनी कोशिश करता है तब भी उतने मार्क्स नहीं लेकर आ लेकिन वो सकता। छोटा था, याद है तुम्हें? उसको हर कॉन्टिनेंट उसके मतलब लाइक कितनी सारी चीज़ों से याद होती थी। यहाँ शो पे आके भी हाँ, मुझे हैरान करके चला गया था लेकिन माशाल्लाह। वही बच्चे जो हैं उनके शौक होते हैं ना। अब एक सब्जेक्ट उसका फेवरेट है,
हिस्ट्री ज्योग्राफी उसकी फेवरेट है, तो उसको उसके बारे में सब पता है, हिस्ट्री के बारे में उसको सब पता है। लेकिन वहीं अगर आप उर्दू देख लें या आप मैथ्स देख लें, अब उसको नहीं इतना शौक है तो उसमें उसके ग्रेड्स कम आ रहे हैं। तो अब आई हैव लर्न कि इट्स ओके, यू नो, अगर बच्चे का उसमें शौक ज़्यादा है उसमें उसके ज़्यादा ग्रेड्स आ जाएंगे, इसमें नहीं है वो बेचारा कोशिश तो कर जैसे रहा है मैं ना। कल देख रही थी, बलाज यूट्यूब वीडियो देख रहा है, मैंने कहा क्या देख रहे हो, पढ़ाई करो। कह रहे हैं ये साइंस की ही वीडियो है, वही देख रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो उसको साइंस से प्यार है, उसको बहुत अच्छा लगता है साइंस, बाकी चीज़ों में बस कुछ ना पढ़ाओ, सिर्फ साइंस पढ़ा। और अब तो वैसे भी कितने होमवर्क्स होते हैं और कितनी डिटेल्स होती हैं जो स्कूल वाले आपके आईपैड्स पे भेजते हैं जी। तो वो आईपैड या फ़ोन जो है वो ऑटोमेटिकली Exactly, आपके पास ऐसे ही होते है, हैं, हाँ, क्योंकि वो उसी में से नोट्स पढ़ रहे होते हैं अपने। हाँ। तो अब हम उनसे वो गैजेट्स नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। तुम बताओ रबाब, तुम्हारे मेरा बेटे का? एग्जैक्टली यही सूरत हाल थी कि ग्रेड 5 तक मैंने उस पर बड़ी सख्ती की। हाँ। सुनीता को याद होगा कि मैं मेकअप करवा के सबसे पहले चली जाती थी कि नहीं, मुझे लारेब को ट्यूशन छोड़ना है, अभी उसका ये क्लास का टाइम है, अभी उसकी ये ट्यूशन का टाइम है। डिफरेंट ट्यूशंस होती हैं। आगे जब आप बढ़ते जाते हैं बच्चे, तो वो एक ही ट्यूशंस नहीं होती कि हर सब्जेक्ट की आप अलग ट्यूशंस लगाते हैं। तो मैंने ग्रेड 5 तक सख्ती करी, उसके बाद वो अपने ओन पे आ गया। जब वो अपने ओन पे आ गया तो मैं रिलैक्स हो गई कि अब ये मुझे हार्ड टाइम नहीं दे रहा। बट क्योंकि देखो तुम्हारा तो था भी एक ही, जब हाँ, एक होता है ना तो और ज़्यादा आपका focus होता है, सारा फोकस सारा उसी focus पे उस पे होता है। तो बच्चा बेचारा हो जाता है कि क्या है, अम्मा ने मुझे दबोच के रखा हुआ है ना। हाँ, जबकि मेरे हस्बैंड ने इस तरह रखा हुआ था कि वो भी, जैसा ये सुनीता बता रही है कि नहीं बस वो अच्छे ग्रेड से पास हो, फर्स्ट नहीं आना, उसमें प्रेशर नहीं दिया था। हमने भी बिल्कुल उसको कि तुमने डॉक्टर बनना है या तुमने इंजीनियर बनना है, यू नो, कि वो जैसे वो जिस ट्रैक पे चल रहा है, हाँ। उसको एक बना दिया था उस तरीके से कि उसी ट्रैक पे वो चलता रहे। हाँ। तो वो मैं बिल्कुल ये जो बात करी थी, बिल्कुल हमारा इसी तरह था कि मैं भी बड़ी चिड़चिड़ी हो जाती थी और कि ग्रेड 5 तक ना मुझे कुछ खुद समझ नहीं आ रहा था कि उस वक्त मैं खुद इतनी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो हम चीखते भी हैं, हमारा पेशेंस भी लूज हो जाता है, क्योंकि वो जो टीचर्स वाली बेसिकली ट्रेनिंग है वो हमने नहीं ली। और वो ओ लेवल्स की और जो ए लेवल्स है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है उनकी जो पढ़ाई। मुझे ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा हमें समझने में हर चीज़ को तो थोड़ा टाइम लगता है। मुझे तो जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाती थी तो मुझे उनके टीचर्स पे तरस आता था कि हम 2 बच्चों को पढ़ाते हुए मेरा पेशेंस लूज हो रहा है। तो टीचर्स के पास तो 22 बच्चे एक क्लास में होते हैं, मगर क्या आप लोगों के पास लाइक कोई टेक्निक होती है बच्चों को कंट्रोल करने की? क्योंकि जब बच्चे हमारे अपने और हमारी नहीं सुन रहे होते तो टीचर्स की कैसे सुनते हैं? ये बड़ा ही एक पता नहीं क्या चीज़ है, कैसे आप लोग काबू करते हैं बच्चों को? अच्छा, ये ना एक बड़ा एक क्रिटिकल, मतलब इसकी एक साइंस है, एक तरीक़ेकार है कि आप कैसे ना क्लास के अंदर कोई बच्चा आता है तो वो दूसरे बच्चों के साथ मिलके ना कैसे फॉलो करेगा इंस्ट्रक्शंस को। स्कूल ना एक बिल्कुल अलग सेटिंग है, तो हम उसको कहते हैं पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो स्कूल में अलग तरीके से बच्चा पार्टिसिपेट करता है, घर में बिल्कुल अलग पार्टिसिपेट करता है। घर में वो पोया बन जाता है ना अम्मा का बच्चा। घर में जो है वो उसको अगर कोई चीज़ चाहिए तो वो शायद पूछेगा नहीं, क्योंकि वो वहीं पे बड़ा हुआ है ना। तो वो जाके कोई सी भी चीज़ फ्रिज से निकालने लगेगा, कहीं पे कोई चीज़ उठानी होगी टॉय को हाथ लगा के उठा के लेकर आने पड़ेगा। अच्छा, घर का पार्टिसिपेशन स्ट्रक्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है, स्कूल का मुख्तलिफ है। जब स्कूल में आता है तो वो इंस्ट्रक्शंस पे चलता है, वो रूल्स के ऊपर चलता है, रूटीन्स के ऊपर चलता है कि देखो ये यहाँ पे ऐसा नहीं रखा जाएगा, यहाँ पे ऐसे रखेंगे चीज़ों को। तो दोनों का मिजाज अलग है, तो दोनों को हम मर्ज नहीं करेंगे कि भाई ये स्कूल वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होगा, स्कूल वाली चीज़ें लागू यहाँ नहीं हो सकती घर पे, घर वाली चीज़ें प्योरली लागू वहाँ पे नहीं हो सकती स्कूल के अंदर। घर के अंदर जो है ना, वो ये है कि सबसे बड़ा मामला जो होता है वो चाहता है कि मैं घर पे आ गया हूँ ना, तो वो एक लेवल ऑफ ट्रस्ट है कि मेरी अम्मा है और मेरे अब्बा है। तो अब मेरी इनके साथ वो दोनों की सेटिंग कर रहा होता है कि कौन सॉफ्ट है और कौन जो है ना वो थोड़ा सा हार्श चलता है, और कौन हमें किस टाइम इजाज़त देगा और कौन किस टाइम इजाज़त नहीं देगा। उसमें वो पार्टिसिपेट करने के लिए ज़रूरी है कि एक बच्चे का ना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया जाए उसके साथ कि देखो बेटा ये जो टाइम है ना तुम्हारा, ये ऐसा टाइम है। अगर मिसाल के तौर पर टीवी का टाइम सेट कर रहे हैं, हर वक्त टीवी देखेगा तो एक मुश्किल का शिकार हो जाएगा बच्चा, वो फोकस नहीं कर पाता। या हर वक्त अगर 4-5 घंटे गैजेट यूज़ करेगा तो वो फोकस नहीं कर पाता, उसकी मसल मेमोरी ना वीक होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसका टाइम सेट हो जाए, और उसके टाइम सेट करने के लिए ये है कि आप टाइम को क्लॉक सेट कर दें, ऑन करके कोई स्टॉप वॉच कर दें, आप टीवी के बराबर में टाइम लगा दें, देखो ये इस वक्त से लेकर इस वक्त का टीवी टाइम है। जब ये पूरा हो जाएगा तो वो पूरा होने के बाद हम इसको बंद कर देंगे। और आपको क्या लगता है कि ये डिसिप्लिन सेट करने की सही उम्र क्या होती है? किस 2 उम्र से 3 साल से,
क्योंकि अगर आपने उसको उस टाइम के ऊपर, मिसाल के तौर पे अगर आपने खाने के टाइम के ऊपर उसको मोबाइल खोल के दे दिया है और 30 मिनट 20 मिनट्स में वो खाना खाता है, तो 20 मिनट्स उसने ये गेन किया। फिर उसके बाद आपने रूम के अंदर भी आपने उसको गैजेट दे दिया है और फिर उसके बाद टीवी भी वो अलग से 2 घंटे 3 घंटे देख रहा है, तो वहाँ पे वो जो चीज़ है ना, जो सारा फोकस है, एनर्जी है, असल में जहन ना काम करता है, एक न्यूरो साइंस है, तो वो ये होता है कि जहन में पीएफसी होता है। तो वो पीएफसी होता है, वो उस वक्त ऑन होता है, स्विच ऑन होता है जब ना कोई आप एक्सटेंसिव काम करते हैं, कोई नया काम करते हैं, जहन उस वक्त ऑन होता है। और एक होती है सेव्ड मेमोरी, जिसको वो यूज़ करता है जिन एक्शंस को वो पहले कर चुका है या उस सिचुएशन से गुजर चुका है। तो दोनों साइड के ऊपर ये होता है कि जो कार्टून्स चल रहे होते हैं ना, वो मुस्तकिल नए आ रहे होते हैं, एकदम से कलर्स चेंज हो रहे होते हैं। दिमाग जो है ना काफ़ी ज़्यादा उस पर फोकस करता है, उसको एनर्जी को ड्रेन करता है उसके जिस्म की जो है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि ना हम उसको जहन के अंदर इतना टाइम दें कि ना वो आराम से 1 घंटा देख ले, ठीक है, ये मैनेजेबल है। लेकिन अगर 1 घंटे से ज़्यादा उसका पीरियड आउट होता है, किसी भी चीज़ की ज़्यादा नुकसान करेगी, ये तो बात फैक्ट है, तो अगर वो चीज़ उसके पीरियड से हटती है तो वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाता। तो वहाँ पे वो स्ट्रगल करता है बुरे तरीके से बच्चा, कि जब उसको कलरिंग करने के लिए बिठाएंगे उसका फोकस नहीं होगा, क्योंकि वो कार्टून वाला मज़ा नहीं है उसके अंदर। हाँ, उसको मज़ा ही नहीं आएगा। हाँ, वो उसने इतना ज़्यादा ले लिया कार्टून कि अब उसको ड्राइंग नहीं करनी, अब उसको कलरिंग नहीं करनी, अब उसको राइटिंग नहीं करनी, अब उसको रात में अगर बुक रीडिंग देंगे बोलेगा ये बोरिंग है, क्यों? क्योंकि मुझे कार्टून में मज़ा आता है। तो वो उसको वही मोबाइल चाहिए और फिर वो रोने लगेगा, और रोने लगेगा तो आप पे प्रेशर बिल्ड होगा। अब यहाँ माँ बाप के सब्र का इम्तिहान शुरू होता है, क्या आया गिव अप करें या उसको चैनलाइज करें। अगर चैनलाइज कर जाएंगे तो वो उसकी प्रैक्टिस में आएगा कि ये चीज़ मुझे नहीं मिल सकती। पर आजकल चले, ये तो छोटे बच्चों की बात हो रही है, आजकल जो बच्चे हैं वो उनको सारा काम गैजेट पे करना पड़ता है, प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, वो तो वो अपने उनको अपने कंप्यूटर्स पे ही करना पड़ता है। तो आप उनकी जान कैसे कंप्यूटर से छुड़ाएंगे? अच्छा, कंप्यूटर से जान नहीं छुड़ाते, होता ये कि फिर आप क्या करते हैं, जो आपके अपने मिलने का टाइम होते हैं, जैसे 1 to 1 आपने बात करना है, आपका 15, 20, 25 मिनट उनके साथ ज़रूर गुजरे। फिर दूसरा मील का जो टाइम है, तीसरा जो है आपके पास स्नैक का जो बीच का टाइम है, वो लाजमी आपके साथ गुजरना चाहिए, ना कि वो टाइम भी गुजरे मोबाइल के साथ। अगर आप देखें ड्राइंग रूम में अगर कहीं बैठे हैं या लाउंज में कहीं बैठे हैं, तो तब साथ भी बैठे हुए हैं तो सब 1 by 1 सब अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। अगर सभी अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो यही करते हुए और वो बैठने का फिर फ़ायदा क्या हुआ? तो अगर सभी ने अपनी चीज़ को ही देखना, अपनी चीज़ें करनी है, तो फिर वो फैमिली टाइम के क्योंकि आजकल तो बच्चे रीडिंग भी जो है बुक्स के बजाय आईपैड पे कर रहे होते हैं कि वो फलानी चीज़ जो है वो उसमें कॉपी में तो नहीं आई है, वो पेपर में तो नहीं आई है, तो वो उसमें मिल गई है हमें, तो हमने ऑनलाइन खरीद ली है। तो वो तो अपनी रीडिंग भी गैजेट्स पे कर रहे हैं, फिर उसके लिए क्या करें? तो उसमें ये होता है कि उसका टाइम फिक्स हो जाता है कि बेटा ये टाइम आपके पास ऐसा कर रीडिंग का, ताकि आप उसके कल्चर उसका ना क्रिएट कर दें टाइम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में। अगर आपने उसका टाइम उसको नहीं सिखाया तो वो किसी भी चीज़ की ज़्यादती और उसका डिफरेंस नहीं समझ सकेगा कि उसका ये फोकस आउट हो जाएगा कि मेरी प्राइमरी चीज़ क्या है और सेकेंडरी चीज़ क्या है। अगर प्राइमरी चीज़ उसके पास कोई ऐसी चीज़ों में लगा दे, मिसाल के तौर पे कोई गेम खेलने लगे, वीडियो गेम्स हैं, बड़े बच्चे तो वीडियो गेम में इंटरेस्ट ज़्यादा बिल्ट हो जाता है उनका, चाहे वो प्ले स्टेशन हो या कोई भी गेम यूज़ कर रहे हैं, एक्सबॉक्स यूज़ कर रहे हो, तो वो अगर वो 4 घंटे 5 घंटे गुजारे और उसके ऊपर गुजार दे, तो ये उसके बाद आपको पता है कि उसके बाद टाइम ही नहीं बचेगा कि वो किसी और चीज़ पर फोकस कर सके। तो उसके लिए उसको एक सेटअप के अंदर लेके आना पड़ता है कि उसको बताना पड़ता है कि देखो टाइम मैनेजमेंट है, तुम्हारे पास राइट है, तुम कौन सा टाइम सेट करना चाहते हो और मेरे साथ शेड्यूल सेट कर लो, अपनी मर्ज़ी से सेट कर लो कि 7 से 8 मैं ये करूँगा, 8 से 9 ये करूँगा, लेकिन ये टाइम इस तरीके से होगा। तो अगर खाने का टाइम है, मिसाल के तौर पे कभी बच्चा आपके साथ खाना ही ना खाए, तो आप कहें कोई बात नहीं, ये तो नॉर्मल सी बात है, हमारे बच्चे हमारे साथ खाना नहीं खाते और खाना पसंद भी नहीं करते, क्या ये फैमिली को सपोर्ट करेगा या क्या ये फैमिली से उस बच्चे को दूर करेगा? तो इसीलिए आपको उन चीज़ों के अंदर उतारना पड़ता है उस बच्चे को इनडायरेक्ट वे में। आपको डंडा मार के नहीं बोलना पड़ता कि खाना, वरना तो और ही बोरिंग हो जाएगा खाना या कोई भी चीज़ ऐसी। तो उसको इनडायरेक्ट वे में मैनेज करना पड़ता है। वो बच्चा ही है क्योंकि वो आज़ाद रहना चाहता है, उसकी आज़ाद ख्याली उसकी डेवलप हो चुकी है, वो अभी मेच्योर नहीं हुआ है, तो उससे मेच्योर वाली चीज़ें हमें ना, मेच्योरिटी की चीज़ें एक्सपेक्ट भी नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको ना टाइम प्रोसेस के अंदर ना, चीज़ों के रूटीन के अंदर वो उस चीज़ को यानी कि टाइम टेबल सिर्फ स्कूल में नहीं, घर में भी बहुत ज़रूरी है। छोटे से ब्रेक के बाद इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आपको बहुत सारी टिप्स इंशाल्लाह मिलेंगी। बहुत सारी मदर्स ने हमें लेटर्स लिखकर सवाल किए हैं और उन लेटर्स के ज़रिए एक्चुअली हम जान पाएंगे कि आपके दिमाग में क्या क्या सवाल चल रहे हैं। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम एजुकेशन सिस्टम पे बात कर रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए टिप्स देख रहे हैं। इनके तो बच्चे अब ये बच्चों के बच्चे पे अप्लाई करेंगे, लेकिन अब मेरा बच्चा उस एज में है जहाँ मुझे इनसे टिप्स लेनी है कि अब वो 11 साल का है, 2 बड़े हैं, उन पे तो मैंने जो करना था कर लिया, हो गए वो निप गए, लेकिन जो छोटा वाला है उसके लिए और बहुत सारी माओ को बड़ी टिप्स लेनी है। सुनीता आई गेस तुम्हें हाँ, भी अब जैसे इतनी नई नई चीज़ें आ रही हैं, अभी आप कुछ बता रही थी तो वो मैं बता रही थी, ये इनको शायद पता है, मैंने अपनी बेटी को ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स नहीं कराया क्योंकि मैं बहुत रिसर्च कर रही थी और थैंक्स टू देम कि बहुत सारे इस तरह के एक्सपर्ट्स प्रोग्राम में आते थे, तो वो सारी चीज़ें सीख कर मैंने अपनी बेटी के 2 साल ए लेवल्स में नहीं ज़ाया किए। उसने जो डिग्री की, उसने फैशन डिज़ाइन की डिग्री की, तो उस डिग्री को के लिए आप बेसिकली उसको ए लेवल्स पे मुझे नहीं ज़ाया करने थे साल, तो मैंने उसको फाउंडेशन कराया। फाउंडेशन जो हम ये पढ़ाते हैं, जो सिस्टम है हमारा एजुकेशन का, उसको क्या कहते हैं, ओ लेवल्स और ए लेवल्स वाले सिस्टम को? कैम्ब्रिज सिस्टम, सॉरी। हाँ, कैम्ब्रिज सिस्टम में आपके पास एक सब्स्टिट्यूट है कि आप ए लेवल्स के बजाय आप फाउंडेशन कराएं अपने बच्चे को, उस डिग्री की तैयारी होती है बेसिकली। जैसे मुझे पता था कि मैंने उसे फैशन डिज़ाइन की डिग्री उसने करनी है और मैंने करानी। आपको ओ लेवल्स में डिसाइड करना है कि आपने आगे क्या करना है, तो उसी के हवाले से ही आप स्टडी करें, आप उसी के हवाले से आप फाउंडेशन उसका बनाएंगे। तो बेसिकली देखो ना, ओ लेवल्स में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं जो कि बहुत हार्ड भी होता है, तो आप 2 साल दे रहे हैं। बजाय इसके मैंने अपनी बेटी को 8 महीने के अंदर फाउंडेशन कराया और 3 महीने 3 साल की तुमने सिर्फ उसमें करवाया फैशन डिजाइनिंग। एग्जैक्टली, उसको पढ़ना वो था ना एक्चुअली, उसको पढ़ना वही था, और 3 साल की उसकी डिग्री थी फैशन डिज़ाइन की, वो बैचलर्स हो जाती है उसके बाद। तो मैंने वो 1 साल जो है यानी 8 महीने वो फाउंडेशन को दिए, तो वो 4 साल लगे उसको बैचलर्स में, मगर वो ए लेवल्स क्विट करने के बाद तो वो जल्दी बैचलर्स कर पाएगी। 1 साल बच गया ना, उसका 2 साल बच गए। हाँ, आप टेक्निकली ए लेवल्स ब्रेक करके होता है ना, सो बेसिकली A1 और A2 वो 2 साल होता ये है कि ऑप्शंस है। अगेन यहाँ पे व्हाइल यू वर सेइंग एंड आई वाज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड नादिया कि पेरेंट्स पॉइंट ऑफ निदा के पेरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से हमें इवैल्यूएट करना होता है। सबसे पहली बात ये कि क्या हर स्टूडेंट एक आइडियल स्टूडेंट है फॉर ए लेवल, सबसे पहला सवाल ये है। एंड पेरेंट्स आर द बेस्ट जज ऑफ इट। देखिए टीचर्स भी नहीं हैं, वो आपको एक असेसमेंट दे देंगे, इवैल्यूएशन दे देंगे, बट द क्वेश्चन मार्क इज़ क्या वो उसके काउंसलर बनेंगे, क्या वो उसके कोच बनेंगे, क्या वो उसके मेंटोर बनेंगे। गोइंग बैक टू द कॉन्वर्जेसन जो आपने इनिशिएट की, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, मैंने खुद अकेले डिसाइड नहीं किया, मैं अलग अलग काउंसलर से जाके मिली थी, मैं सारी चीज़ें एवेल्युएट करके फिर ये फैसला लिया था कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लड़कियों के लिए स्पेशली, मेरी स्कूल ऑफ थॉट वो है कि लड़कियां अपने पैरों पे भी खड़ी हो, सही टाइम पे शादी भी हो जाए, बच्चे भी हो जाए, क्योंकि कुछ भी कहें एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। आप ये नहीं कह सकते जाके 32 में सब अपने पैरों पे खड़ी हो और 32 में जाके शादी कर लो। मैं मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मैं कहती हूँ हर चीज़, जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ सब साथ चलाई, प्रोफेशन, पढ़ाई, करियर, तो मुझे लगता है ये निदा बहुत सी चीज़ें ना मिसनोमर के तौर पे हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हैं। मुझे बुरा भी लगता है बिकॉज पेरेंट्स इतना पैसा लगा रहे हैं, चले पैसा भी छोड़े, टाइम, एनर्जी, एफर्ट, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, व्हेन दे आर गॉन दे आर गॉन। आप जब बात कर रही थी तो उसमें देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। हमने चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया। सिंपल रेसिपीज़ कैन बी डन, जिसमें सबसे पहली चीज़ ये कि पहली ह्यूमन इंटरवेंशन जो आती है एज द चाइल्ड ग्रोज बिगर एंड ओल्डर, उसमें है कि बच्चे की एबिलिटीज़ क्या हैं। अगेन आपके घर में पैदा हुआ है, आपके सामने पैदा हुआ है, आपके एक इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा है, तो आपको पता है उसकी एबिलिटीज़ क्या हैं। एक बच्चा 6 महीने में भी क्रॉल करने शुरू हो जाता है और एक बच्चा 1 साल में भी नहीं कर रहा होता। क्या कोई डिसेबिलिटी है? नो, लर्निंग कर्व है। हर इंसान का अपना एक लर्निंग कर्व होता है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। यानी कि सीखने की सलाहियत सबकी अलग अलग है, कोई जल्दी सीखता है। मैं थोड़ा आसान लफ्जों में इसलिए करके बताऊंगी क्योंकि मुझे हर तरह के लोग देखते हैं। बिल्कुल। और देखिए फिर सबसे पहले आपकी एबिलिटी है, आपकी सलाहियत। दूसरी चीज़ आपकी होती है कि आपका स्किल क्या है। अब एक बच्चा आपने उसको कोई टीचर नहीं दिया, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं दिया, आपने उसको दी एक कलर पेंसिल और एक दिया पेपर, वो बच्चा खुद ही शुरू हो गया, अनइंटरवेंडेड, किसी की सपोर्ट के बगैर वो शुरू हो गया। मतलब उसका ये स्किल है
इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग, आप उसको देख रहे हैं, तो आप कहेंगे यार मेरे बच्चे का ये एक स्किल है जो कि इस्टेब्लिश हो रहा है। तीसरी चीज़ आती है कॉम्पिटेंस। यहाँ पे मेजर रोल आना चाहिए, आता है नहीं आता, उससे पहले हम बहुत सी खराबियाँ कर चुके होते हैं। सिस्टमेटिकली डिज़ाइंड है ना कि इतने में बच्चे को डालना है, इतने में ही डाल देंगे तो ये रिपरकशन हो जाएंगे, तो आपको इतना क्या ज़्यादा इतने में बच्चे को स्कूल में डाल? जी जी बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा क्लियर करके बताना होगा, क्योंकि जी। थोड़ी किताब देखिए जो हमारे Absolutely. समझने वाले ना, हमें उनको समझाना पड़ेगा ये चीज़, Absolutely. कि कितने एज में बच्चे को स्कूल डालना है। आपके कहने का मकसद ये है हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी होती है, Agreed, बिल्कुल। और कुछ बच्चे यंग एज में हम स्कूल में डाल देते हैं, वो कोप कर लेते हैं, और कुछ बच्चों को आप 2.5-3 से पहले नहीं डाल सकते, वो रोते ही रहते हैं, रोते तब ही तक। रहेंगे। और मगर देखिए- वैसे क्या एक्चुअल एज क्या होनी चाहिए देखिए बच्चे को? एक्चुअल एज अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे देखें इट्स 7 इयर्स, लेकिन कल्चरली अगर आप देखें, अलोन में से कराची की बात कर रही हूँ, लाहौर में भी इट्स लेकिन ये डिफरेंट। हाँ, लाहौर में भी डिफरेंट। लाहौर में भी it's a little लाहौर में different. लेट डालते हैं बच्चों को। ऐसा क्यों? आई हैव नो आइडिया, मैं हैरान थी। मतलब तो कुछ सिर्फ फैमिलीज कराची मैंने में है देखा ना, है कराची में कि कराची में तो आप है ना, 6 महीने पहले हम पैदाइश से प्रेग्नेंट ही होते डालेंगे। हैं और हम कहते हैं कि एडमिशन नहीं मिलेगा। अच्छा, कुछ स्कूल मगर ऐसे हैं आपने कि जो आपको कहा ग्रेड 7 एडमिशन है ना, ऐसे ही है ना। ऐसा ही है, ठीक तो है। मैं अच्छा, भी अगर इंटरनेशनली देखो, जैसे मेरी छोटी बहन की बेसिक एजुकेशन जर्मनी में, वो 6 साल में पहली दफ़ा स्कूल गई थी। लेकिन वो कौन सी क्लास, जैसे 7 इयर्स Pre nursery, Pre nursery, grade सो 1 ग्रेड 1 जो है qualification है। वो 8 इयर्स पे आता है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा मुझे लाहौर में तो 4 साल में कि बच्चों को 4 साल में आप है ना Pre-nursery. हाँ, प्री नर्सरी में तो स्टार्ट अब करते हैं। आप हमें ये गाइड करें, अगर हम बेसिक्स शुरू से आते हैं, कि क्या हम अपने बच्चों को किस किस एज में डाल सकते हैं, क्योंकि अब तो 18 महीने में डाल देते हैं, ऐसे ही 16 है। महीने, 18 महीने, लेकिन 14 स्कूल महीने। वाले तो वो एडमिशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब तो निदा, पहले भी यही था। निदा, it's a system built एडमिशन ही नहीं around मिलते हैं यहाँ पे certain- कराची में एक तो। एक 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 सिस्टम बिल्ड कर दिया ना किसी ने सिस्टम को अपोज किया ना क्वेश्चन किया, तो क्या आपका चॉइस रह गई, अडॉप्ट करो। हम सब ने अडॉप्ट भी कर लिया। उसका रिजल्ट 10 साल बाद ये आया कि जो आप एक्सपेक्टेशन चाह रहे थे अपने बच्चों से, उसकी स्किल्स, एबिलिटीज़ और कॉम्पिटेंसीज, 3 मेजर चीज़ें हैं ना, स्किल, एबिलिटी एंड कॉम्पिटेंसी, इन तीनों में आपके बच्चे ने आपको सेटिस्फाई नहीं किया। अब आप क्या करें, एक और चीज़ बताऊं, लोग मास्टर्स करने के बाद फिर डबल मास्टर्स कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ अभी भी समझ नहीं आई, सॉरी मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। अगर आप बाहर के स्टैंडर्ड को भी देखें और यहाँ के स्टैंडर्ड को भी देखें, तो जो 15 साल का बच्चा है वो बेसिकली ग्रेड 10 में होता है, राइट? करेक्ट। बाहर भी होता है, यहाँ भी होता है। तो फिर अगर 8 साल का बच्चा बाहर ग्रेड 1 में है और यहाँ पर 6 साल का बच्चा ग्रेड 1 में है, तो वो कैसे पहुँचा है हाँ, दोनों? नहीं वो ग्रेड 1 में नहीं होता एक्चुअली ना। वो ग्रेड 1 में आता है 7 इयर्स के बाद ना। तो उससे ये होता है कि आगे चल के उनके पास सिर्फ 10 हाई स्कूल ना मर्ज्ड होता है। हमारे हिसाब किताब नहीं है, जैसे ना 12 इयर्स की पढ़ाई होगी नहीं, कि मतलब वो तो अलग अमेरिका से में ना, पढ़ेगा। अगर आप यार देखो, हमारे वहाँ पास का ना 3 भी year तो based होती है, system प्री अलग है। नर्सरी, हाँ, हमारे तो नर्सरी, nursery, केजी, KG1, केजी हाँ, मतलब ऐसा नहीं, हमारे system पास नहीं ये भी तो ऐसे ही system है, है। ऐसे कोई ही नहीं है समझे, हमारे। मैं ये कहना चाह रही हूँ, अगर ग्रेड 1 का बच्चा बाहर 8 साल का है और यहाँ पर ग्रेड 1 का बच्चा 6 साल का है, फिर वो वहाँ पे ना 10 इयर्स की स्कूलिंग होती है ना खाली। जो 10 हाई की ही बात स्कूल कर रही जो हूँ मैं। हाई स्कूल होता है ना, जैसे उनका 12 के बाद उनका ना हाई स्कूल कंप्लीट हो जाता है। तो वो जो हाई स्कूलिंग है वो हमारी तरह की हाई स्कूलिंग नहीं है कि जैसे इंटरमीडिएट है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वहाँ पे हाई स्कूलिंग का कल्चर डिफरेंट है। वहाँ पे वो 10 इयर्स के अंदर ना उस पूरी एजुकेशन को मुकम्मल करते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे हमारी ये तो नहीं कि complete हमारे यहाँ 15 इयर्स 14 इयर्स का कल्चर देखो, हर तो ये पढ़ाई कल का फर्क है। सिस्टम ही अलग है। जैसे अमेरिकन स्कूल है वो 12वीं जमात तक चलेगा। जैसे जर्मनी में जो स्कूलिंग थी वो 10th में उनका हाई स्कूल कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने तो 2 सिस्टम्स देखे हैं, और ओ लेवल कैम्ब्रिज सिस्टम वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो अब हमारे हम सिस्टम ही चलता अच्छा, है। हमारे यहाँ हमारे ये यहाँ होता है। थोड़ा 6 साल का बच्चा यहाँ पर ग्रेड 1 में हाँ, होता है और फिर वो 10 करता है, उसके बाद वो अपना फर्स्ट ईयर इंटर करता है, ऐसा ही करता है। है। 12 तक पढ़ता है ना, समझो 12 के तो बाद हमारा भी कैम्ब्रिज का भी 12 ही तक है लेकिन ना, कि actually ए लेवल्स ओ लेवल्स भी तो जो होता है। डिफरेंस है ना वो एडमिशन की एज के ऊपर है। जो बाहर होता है, अच्छा क्योंकि देखें दो अच्छा, चीज़ों में ये कमाल हम नहीं है। इधर ही आ जाते हैं जी। हम उस बहस को, क्योंकि बाहर और इस पे टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है। हमें एक मिनट कीमती है। पहला लेटर प्लीज। मैं अपने बच्चे की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो क्लास 8 में है और दिल लगाकर पढ़ाई करता है, लेकिन वो जो भी याद करता है जल्द ही भूल जाता है। पेपर्स के वक्त वो घबरा जाता है और उसे कुछ याद नहीं रहता। इस वजह से उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा है और अब उसका दिल पढ़ाई से उठता जा रहा है। वो कहता है कि मैं मेहनत करता हूँ लेकिन मुझे याद नहीं रहता, मैं क्या करूँ।
प्लीज मुझे बताएं कि मैं इस मामले को कैसे हैंडल करूं और अपने बच्चे की मदद कैसे करूं। मैं ये वाली बच्ची थी, मुझे एग्ज़ाम्स का फोबिया था। एग्ज़ाम्स जब होते थे रात में, मुझे लगता था मैं जितना साल पूरी पढ़ाई की है मैं सब भूल गई, और मुझे ऐसा फोबिया था। मेरी अम्मी बताती थी, मतलब मुझे तो याद नहीं, अम्मी कहती थी मैं कोई थोड़ा ज़ोर से भी बोलता था तो मैं जो है ना चीखने लगती थी, मतलब कि अजीब सा वो होता था, तो मुझे वो अच्छा, ये मेरे साथ भी होता था, लेकिन मैं फोबिया नहीं था मुझे। हाँ। मुझे सिर्फ ये होता था कि मैं और मेरी बहन एक ही टाइम पढ़ रहे हैं, मतलब हाँ। वो भी उतना ही पढ़ रही है, मैं भी उतना ही पढ़ रही हूँ, लेकिन जब टेस्ट पेपर्स आते थे तो उसके ज़्यादा मार्क्स आते थे, मेरे कम आते थे। सीरियसली मेरी और मेरी बहन का भी यही प्रॉब्लम हाँ, था। ये क्यों? वो रिसाले पढ़ रही होती थी, मैं एग्जाम की तैयारी कर रही होती थी, उसका 1-2 नंबर तो मेरे से ज़्यादा आता ही था। तो ये क्या साइकी है भाई? एक्चुअली ना हैबिट के ऊपर ना बहुत ज़्यादा और इंटरेस्ट के ऊपर ना बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर करती हैं। ऐसा नहीं है कि ना अगर किसी एक बच्चे को मैथ्स बहुत अच्छी लगती है तो दूसरा वाला बेशक उसको उतना टाइम दे रहा हो उसको मैथ्स ना इतनी जल्दी ना ग्रैस्प कर सके। तो ये डिफरेंस दुनिया में रहेगा। मतलब हम यहाँ 6 लोग बैठे हैं ना, 5 लोग, तो हम इन 5 लोगों के बैकग्राउंड अलग है, इंटरेस्ट अलग है, स्ट्रेंथ्स अलग हैं, वीकनेसेस अलग अलग है। ये एक नेचुरल सी बात है। तो इसमें ऐसा होता है कि बच्चे, अगर मिसाल के तौर पे जैसे इनका सवाल है कि भाई 8th क्लास के अंदर हमारा बच्चा है और वो उसमें उसको याद नहीं रहता, वो भूल जाता है। अच्छा, इसके फिर एक तरीक़ेकार होता है कि इस प्रोसेस को ना कैसे किया जाए। अगर तरीक़ेकार ये है कि तुम्हें रट्टा करके वो करना है, उसे अटैम्प्ट करना है, और वो भी सिर्फ आखिर में बगैर समझे, तो जितने समझ वाले सवालात होंगे वहाँ पे वो स्ट्रगल करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम, जैसे एजुकेशन में होता है, क्लास जब कोई टीचर कंडक्ट कर रहा होता है तो उसमें 2 टाइप की असेसमेंट होती है। एक कहलाती है जो टर्म के अंदर होती है, जो आखिर में टर्म के होती है, और एक होती है जो रोज़ होती है। अब जो रोज़ वाली कैसे होगी, पेपर पे तो नहीं होती। वो क्या करते हैं, उसमें कोई उसके ना कॉन्सेप्ट्स को चेक करने के लिए कुछ सवालात सेशन के आखिर में, क्लास के आखिर में, मिसाल देके समझाएं। मिसाल के तौर पे मैंने अभी बात की कि हीट जो है उसके ऊपर कोई सेशन लिया है। क्लास 8 के अंदर हीट का चैप्टर चल रहा है मिसाल के तौर पे। ठीक है। तो मैंने गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट के ऊपर ना आखिर में पूछा कि बेटा कौन कौन से होते हैं। मैंने एक सवाल आखिर में पूछा जो आपने पढ़ाया है, जो मैंने पढ़ाया, उससे मैंने उसका फीडबैक लिया क्लास से। मुझे वो एज अ टीचर वो बताएगा कि वो सही कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में आया है या नहीं आया। Okay. अगर नहीं आता तो फिर वो रीइंफोर्स कराता है टीचर अगले वाले क्लास के अंदर दोबारा से उस कॉन्सेप्ट को। ओके। कभी कभी ये होता है कि स्कूल में ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक रह जाता है। और अगर घर पे माँ बाप पढ़ा रहे हों तो वो जो सेशन उसने हफ्ते में किए हैं, अगर आपने उस पर ध्यान ना दिया और आपने कहा कि जब आखिर में एग्ज़ाम आएंगे तो बच्चों को ना हम ना कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे, रिकॉल कराने में बच्चों को लेके साथ में चलेंगे, वो प्रॉब्लम उस वक्त बहुत ज़्यादा आती है कि एक बच्चे ने 3 महीने में कुछ नहीं उसको गो थ्रू किया, किताब को नहीं खोल रहा प्रॉपर तरीके से और अपने लेसन्स को नहीं देख रहा। अब उसको 5 दिन के अंदर या 8 दिन में सब कुछ याद करना है। यहाँ पे ना गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे जहन जो है ना कुछ चीज़ों को लेगा और कुछ चीज़ों को नहीं लेगा। कहने का आपका मकसद ये है कि सारे साल अगर उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो जब वो आखिरी एग्जाम्स के टाइम पढ़ने बैठेगा तो क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो उसको ये पढ़ने में या कुछ मखसूस चीज़ें याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर क्योंकि वो आखिरी वक्त में सब रट्टाफिकेशन करेगा तो एग्जाम के वक्त उसको लगेगा कि मुझे तो मैं भूल रहा हूँ, ये चीज़ इधर से मिस हो रही है उधर से मिस हो रही है, ये कहने का एग्जैक्टली। और वो टेंशन बिल्ड होती है ना बच्चे के ऊपर। बच्चे के ऊपर और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मैथ में, क्योंकि स्कूल में मैथ में क्या होता है कि वो 1 हफ्ता देते हैं एक सब मतलब समझे एक चैप्टर को। अब उस 1 हफ्ते में अगर फर्ज करें एक बच्चे ने सीख लिया और दूसरे ने नहीं सीखा, वो दूसरा बच्चा पीछे रह जाएगा। वो टीचर वेट नहीं करेगी उस दूसरे बच्चे के लिए, वो अगले हफ्ते दूसरे चैप्टर पे आ जाएगी। सुनीता, यहाँ पे मैं अगेन आई एग्री टू व्हाट ही इज सेइंग, लेकिन हैबिट का एक रोल एक हद तक होता है। आई वुड वांट टू ओपन अ न्यू कॉन्सेप्ट हियर कि आपके साथ जो हुआ, आपके साथ जो हुआ, मेरे साथ जो हुआ और अब जो मेरे बेटे के साथ हो रहा है, इट्स अ मैटर ऑफ सेल्फ बिलीफ मोर देन द हार्ड वर्क या जो आप पढ़ रहे हो। क्योंकि अगर आप इंटरनली ही अपने आप पे कॉन्फिडेंट नहीं हो कि मैं एक सही जाके लिखूंगी या करूंगा, तो आप जितना भी पढ़ाई कर लें, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी सर्विंग। तो आपने थोड़ा सा पूछ रहे हैं फिर इंटरनली अपने आप को कॉन्फिडेंट कैसे बनाएं। सो इसके लिए 2 से 3 स्ट्रैटेजीज़ हैं जो मैं आपको इमीडिएटली देना चाहूँगी। सबसे पहले हैव ए वेरी कंड्यूसिव, बहुत ही एक कंस्ट्रक्टिव टॉक करें अपने बच्चे के साथ कि वो एग्जैक्टली किस मोमेंट पे स्ट्रगल करता है जब वो पढ़ता है या पढ़ती है।
किस पॉइंट पे आके, क्योंकि देखिए हर बंदे का एक थ्रेशोल्ड है। इट वाज ओनली डे बिफोर येस्टरडे कि मैं एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को काउंसिल कर रही थी कि आपने 3 आवर्स का पेपर देना है लेट्स से ओ लेवल्स के अंदर। तो जब तक आपकी अपनी कैपेसिटी आपने 3 से 4 घंटे की पढ़ने की एट अ स्ट्रेच एग्जॉस्ट नहीं की हुई, हाउ डू यू थिंक कि आप जाके 3 घंटे का पेपर देंगे? ये बड़ा रियलिस्टिक क्वेश्चन है। कहने का आपका मकसद है कि कुछ लोग 1 घंटा बैठ के पढ़ते हैं, मेरा बेटा फिर ब्रेक ले लेते हैं। मेरा बेटा तो सिर्फ 1 दिन पहले पढ़ता था, मैं बड़ा वो हो जाती थी कि ये 1 दिन पहले पढ़ रहा है और ये पढ़ ही नहीं रहा है, एग्जाम्स इसके सर पे हैं। मगर वो 1 दिन पढ़ने के बाद जब मैंने देखा कि उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो मैंने उसको प्रेशर करना छोड़ दिया। वो पूरी रात पढ़ता था, कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे ना, मगर वो पूरी रात पढ़ता था निदा पेपर नहीं, इनके कहने का मकसद है कि अगर किसी बच्चे को प्रैक्टिस ही नहीं है कि वो पढ़ने के बाद एक साथ पढ़ने बैठे तो एग्जाम में पेपर कैसे देगा? जितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, देखिए हर चीज़ का एक क्राइटेरिया होता है ना। अब जिन्होंने डिज़ाइन किया वो 3 आवर की विंडो डिज़ाइन की है, तो जब तक आपके बच्चे को आपको 4 से 5 घंटे एट अ स्ट्रेच एक काम करने की आदत नहीं है तो आप उसको परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। हैंस जाएगा। तो आपका वो जो पूरा एक एफर्ट है ना 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का, इट गोज़ डाउन द ड्रेन। तो हमने यहाँ पे काम करना है, हमने थोड़ी सी बच्चों के साथ कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्जेशन करनी है, उनको समझाना है। सेकंड, उनके बिलीफ पे काम करना है कि जो आपने पढ़ लिया है इट्स एट द बैक ऑफ योर ब्रेन, आपके अनकॉन्शियस माइंड ने इसको रिसीव कर लिया है। डोंट वरी, मूव ऑन, बिकम अ फॉरवर्ड थिंकर। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है साइकोलॉजिकली अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन। हमने बहुत ज़्यादा फिजिकल चीज़ों पे काम किया है कि बच्चों को पढ़ा के हम समझते हैं एज पेरेंट्स एज टीचर्स कि ये बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, ये पढ़ रहा है, लेकिन इवेंचुअली अच्छा कोई टेक्निक है कि हम बच्चे को ये बावर करा दें कि जो तुमने याद कर लिया है वो है तुम्हारे सेव है तुम्हारे दिमाग में जी। कोई ऐसी टेक्निक है बच्चों को बिलीव कराने की? जी, उस पर देखिए 2 टेक्निक्स जो मैं खुद यूज़ करती हूँ और मैंने अपने बच्चों पे भी यूज़ की है कि अगर बहुत ही एक्सटेंसिव टॉपिक है तो उस टॉपिक को पेपर पे जर्नल करो, ब्रेक डाउन करो। ओके, कि यार ये कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ने में 10 मिनट लगेंगे, इट्स एन ईजी बैटल फॉर मी। और फिर पूरे चैप्टर को 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद सेल्फ इवेल्युएट करो कि इसका 80% मुझे समझ आ चुका है। तो जो प्रेशर बिल्ट हो रहा है वो सिर्फ 10% आपको जो नहीं समझ आया ना उसका हो रहा है। आपने कहा जो मुझे समझ आई आपकी बात कि एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है, उसको आपने गो थ्रू करना है, रिवाइज करना है। Correct. आपने उस बड़े चैप्टर को बीट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि 100% हिस्सों में डिवाइड कर दिया। yes. आपको लगा कि ये जो ए हिस्सा है ये तो इजी है, ये तो आराम से हो जाएगा, ये जो सी हिस्सा है वो भी इजी है, जो बी हिस्सा है बेसिकली बार बार मुझे इसको रिवाइज करना है कि मैं यहाँ फंस रही हूँ। जी, है ना? मेरी आप यही पर्सनल कह रही हैं। ऑब्जर्वेशन भी है बच्चों को, बड़े बच्चों को भी और छोटे जो ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स के भी बच्चे हैं, मैंने उनको ऑब्जर्व किया कि वो एक कॉन्सेप्ट पे स्टक हो जाते हैं, 2-2 घंटे लगा देते हैं। तो ये एक बैड स्ट्रेटजी। अगेन एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ देना चाहूँगी, डोंट फोकस ऑन द प्लान, फोकस ऑन योर स्ट्रैटेजी। लोग प्लान पे फोकस करते हैं, दुनिया का बेस्ट से बेस्ट प्लान भी फेल हो जाएगा अगर आपकी स्ट्रैटेजी उसको एग्जीक्यूट करने अच्छा, की अब हम weak है। इसको आसान लफ्जों में स्ट्रैटेजी और प्लान का डिफरेंस हम एक ब्रेक के बाद बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस नहीं करना। अम्मियों देखते रहो, अब्बू भी कुछ बच्चे को अब्बू पढ़ाते हैं उन्हें। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम बहुत सारी चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि साल का शुरू है तो हम कोई भी कहते हैं ना कि अच्छा अभी भी देर नहीं हुई। सो अभी भी देर नहीं हुई। पिछला साल अगर आपका इसी तरह बहुत हौच पौच गुजरा है तो इस साल हमेशा से एक एनर्जी होती है माँओं और बच्चों के अंदर साल के शुरू में कि इस साल हमने वो कर दिखाना है जो हम पिछले साल नहीं कर पाए। तो इसीलिए हमने आज ये शो डिज़ाइन किया है। अच्छा, अब हम किस बारे में बात कर रहे थे? प्लान और स्ट्रैटेजी के बारे में। प्लान और स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे थे हम। जी, तो प्लान तो ये होता है जैसे आपने एक पेपर पे लिख दिया मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये तो हो गया आपका प्लान। ठीक है। स्ट्रैटेजी क्या होती है? सिंपल लफ्जों में बात की जाए तो स्ट्रैटेजी है मैंने इसको कैसे करना है। हाँ, तो कैसे करने में आपके पास बहुत सी अपनी कैपेसिटी में चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है, जैसे कि मैंने किस वक्त करना है, किस दिन करना है, किसके साथ करना है। तो ये और एक मैंने बच्चे को किस चीज़ को कितना टाइम देना है। बिल्कुल, जैसे एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, उसने कहा मैंने आज मैथ्स पढ़नी है। हाँ, अब उसको क्लियरली अपने घर में नज़र आ रहा है कि ना मेरी माँ की मैथ्स अच्छी है ना मेरे वालिद की मैथ्स अच्छी है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा अपनी मैथ्स को कवर करने के लिए? या तो अपना ट्यूटर या अपना दोस्त या अपना टीचर जो उसके स्कूल में है। अगर तो वो बहुत लकी है तो उसका हो सकता है स्कूल में टीचर इतना अच्छा है जो उसको सपोर्ट देते हैं।
जिसके चांसेस कम रियल होते लाइफ हैं। में बहुत कम है, ठीक बिल्कुल है। दूसरी चीज़ ये उसका तो अगर उसने दोस्त बहुत स्ट्रैटेजी अच्छा ये है, बनाई कि उस दिन घर में वो मैथ नहीं पढ़ेगा क्योंकि उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो उस दिन उर्दू पढ़ लेगा क्योंकि अब्बा की उर्दू अच्छी है, तो उसका पूरा टाइम सेव हो जाएगा। और इसके लिए ओपन होना चाहिए पेरेंट्स को। ऐसे ही। जैसे मैं पर्सनली आपको बताऊं कि मेरी एक दो सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं हैं, मैं कर लेती हूँ अच्छा, लेकिन वो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है। हर इंसान का सबसे पहले हर चीज़ एरिया ऑफ एक्सपर्टी नहीं होती है, इसको एक्सेप्ट करें। बच्चों को भी एक्सेप्ट कराएं। जो बच्चों में एंग्जाइटी स्ट्रेस बिल्ट होता है वो इसलिए होता है कि उनको एक परफेक्ट बच्चा आपके सामने नज़र आना है। तो उनको बताइए बेटा मेरी भी ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं है, अच्छा तुम्हारी कौन सी अच्छी है, अच्छा जो तुम्हारी बहुत अच्छी है ना उस पर अपना मिनिमम यार्डस्टिक रखो कि कितने मार्क्स लाओगे या या क्या अभी आप ग्रेड स्ट्रेटजी लाओगे। और प्लान का डिफरेंस बताएं। एब्सोल्युटली। तो उसके अंदर उस स्ट्रेटजी में आप उसको सपोर्ट करें। अगर आप खुद अवेलेबल नहीं है, आपके पास वो खुद करने की काबिलियत नहीं है, तो उन लोगों को लाइन अप करें। जैसे घर में अगर दादा हैं, उनकी मैथ्स अच्छी है, अरे तो आजकल उनको बच्चों को कोऑर्डिनेट किसी की करें। जरूरत नहीं है, बच्चों के पास यूट्यूब है जी। और तो इतने अब एप्स तो हैं, इतनी चीजें हैं हेल्प करने के लिए। कर लेते हैं। निदा पहले तो देखिए आप फिजिकल रिसोर्सेज देखिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो ह्यूमन टच है ना, जो ह्यूमन एलिमेंट है, उसको एक हद तक इंसान रिप्लेस नहीं कर सकता। जो आपकी इन्वायरमेंट में लोग हैं उनको देखिए, हो सकता है आपका भाई हो, आपके घर के बड़े हो, वॉट एवर, या उसका कोई दोस्त हो, हाँ। उन लोगों को एसोसिएट करें उस स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब अच्छा, बनाने एक के और लिए। सवाल है मेरा, वो इनका जो सवाल था उसी से रिलेटेड है। अभी थोड़े दिन पहले मेरी एक दोस्त थी, वो मुझे बता रही थी कि उसकी बेटी है, उसका जब टेस्ट आता है, हालांकि उसको आता है सब कुछ, लेकिन जब टेस्ट आता है ना तो उसको एंग्जाइटी होती है बहुत ज़्यादा। तो मतलब उसको उल्टियाँ भी शुरू हो जाती हैं, वो इतना स्ट्रेस ले लेती है। तो ऐसे बच्चों को क्या हम किसी काउंसलर के पास ले जाना चाहिए या क्या करना चाहिए ऐसे बच्चों को, मतलब कैसे बिलीव करवाएं? देखिए कि मेरे भाई- घर में अब मेरा खुद बेटा भी ऐसा ही है। अभी उसके टेस्ट ख़त्म हुए हैं, अभी एग्ज़ाम आने वाले में 1 महीने से ऊपर है, वो अब वो साइन शो कर रहा है। 2 चीज़ें करें, अंग्रेज़ी का वर्ड है, मैं आपको इजी वर्ड्स में समझा दूं। टफ लव, जिसको कहते हैं डिसिप्लिन करना। उसकी वजह ये, जब आपका बच्चा ये साइंस शो करना शुरू कर दे कि मम्मा मुझे कुछ हो रहा है, उसको उसी वक्त एक स्नप करें, बेटा ये क्या बिहेवियर है, ये क्या एटीट्यूड है, ऐसा क्या हो गया है। उसको वो क्वेश्चंस थ्रो करें जो उसका माइंड रजिस्टर करे और जवाब ढूंढे कि यार मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे बिहेव क्यों कर रही हूँ। फिर उसको टाइम दे उन क्वेश्चंस को समझने का। और ये पैटर्न आप अपना रिपीटेड रखें, एवरी टाइम वो ये रिस्पॉन्स आपको दे। एक पॉइंट पे आके तकरीबन 20 से 21 दिन में अगर आप ये रेगुलरली अटेम्प्ट करेंगी, चांसेस इज कि वो खुद बच्चा सही होना शुरू हो जाएगा। ताकि अगर ये back of the नहीं mind होता उसका वो निदा, change उसके हो। बाद आप अप्रोच करें किसी अच्छा, साइकोलॉजिस्ट मैं थोड़ा सा या negate- काउंसलर को। मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा निगेट करूंगी क्योंकि मेरी एक रिश्तेदार, उसने सुसाइड कर ली एग्ज़ाम्स के प्रेशर की वजह से। सो अगर उसको घर वाले स्नप करते रहेंगे तो एक वक्त ये आएगा कि वो बच्चा बताना मतलब ख़त्म कर देगा। वो फिर अपने जो पेरेंट्स से भी अपने दिल की बात करता था वो उसको ख़त्म कर देगा। क्योंकि आजकल ये बहुत देखा गया है, हमने अखबारों में भी सुना है कि वो प्रेशर, पढ़ाई के प्रेशर की वजह से खबरें आती हैं बच्चों की। तो मेरी तो अपनी मतलब लाइक फैमिली में हुआ है, तो मैं तो इससे मुत्तफिक नहीं हूँ कि मैं बच्चों को स्नप करूँ। मैं कहूँगी पढ़ाई भाड़ में जाए, मेरे बच्चे की ज़िंदगी सलामत रहे और मेरे बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे। मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर ये करेगा। होता है कि ना आप उसका इन्वायरमेंट चेंज कर दें। आप क्या करें, हाथ पकड़े हो ना, आओ बाहर वॉक करने से, अभी छोड़ो, हाँ। आओ बाहर वॉक करने चलो। उसको थोड़ा सूद तो करना वॉक करने पड़ेगा चलें, ना। आप 20-25 मिनट की वॉक करके आएँ, खुद साथ में उससे बात करेंगे ना, और दूसरी चीज़ों में बात करें। ना कि अभी आप ना फौरन ही वो जिस पे टॉपिक, वो anxiety ताकि आएगी उसको। वो ना उसकी अटेंशन ना थोड़ी सी डाइवर्ट, क्योंकि ये cool down जो हो बच्चे सके। को स्नप करने वाली थॉट है ना, ये हमारे अम्मा अब्बा करते थे जब उनको इतनी अवेयरनेस नहीं हाँ, थी। true। अब हम जो है ना इतना प्रेशर नहीं दे सकते बच्चों को। निदा, इट्स नॉट अबाउट स्नबिंग। मैं आपको बताती हूँ, आप बात कर रहे हो, मैंने आपको क्या बोला, आप बच्चे को बिठाएं, उससे बात करें। जब ये फीलिंग उसकी ट्रिगर हो रही हो, आप उससे सवाल करें कि ये फीलिंग तुम्हें क्यों हो रही है, क्यों तुम इसको होना देना चाह रहे हो। जब तुम प्रिपेयर्ड हो, जब तुम काबिल हो, जब तुम पढ़ रहे हो, उसको क्यों अलाउ कर रहे हो उस फीलिंग को, क्योंकि ये एक सेगमेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस का। अक्सर और बेशतर हमने वर्किंग लाइफ में भी लोगों को देखा है, वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे होते हैं लेकिन वो आके फेल होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो स्नब इज़ द रॉन्ग वर्ड टू यूज़ ऑल टुगेदर, लेकिन आप उसके साथ एक रियलिटी टॉक ज़रूर करें, लहजा अच्छा रखें, अप्रोच अच्छी रखें, लेकिन उससे बात ज़रूर करें।
अब आप उससे वॉक पे लेके जाएं या उसके फेवरेट कमरे में बैठ के बात करें या एक टॉय या एक लेगो बनाते हुए बात करें, या आपकी स्ट्रैटेजी। मगर मुझे ऐसा लगता है आजकल के ज़माने में मैं मेंटल हेल्थ को बहुत सपोर्ट करती हूँ। तो अगर आपको लग रहा है आपके बच्चे में ये एंजाइटी पढ़ाई की वजह से बढ़ रही है तो आप उसको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। आपको उसे एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास लेके जाने की शदीद ज़रूरत है। बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, उसमें काउंसलर्स होते हैं। और बिल्कुल ढीला मत छोड़ें इस बात को, इसको बहुत सीरियसली आपको ये पता होना चाहिए कि पहला स्टेप और पहला पॉइंट आप खुद होने चाहिए। आपको लगता है बच्चा आपसे, आपकी बात से नहीं मुतमईन हो रहा, वो उस लेवल पे आ चुका है कि उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, या वो उस लेवल पे पहुंच चुका है कि वो नहीं कंट्रोल कर पा रहा, देन गो टू द काउंसलर, गो टू द साइकोलॉजिस्ट, गो टू द साइकाइट्रिस्ट। फिर आपके पास 3 विंडोज ऑपरेट करने की एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट आप खुद होने चाहिए। खुद तो होने चाहिए सूद करने के लिए, बजाय इसके कि आप वो कहें कि देखो शेर की नज़र से खिलाओ सोने का निवाला। वो आजकल, वो पहले था, वो अब लागू नहीं होती है। अब लागू नहीं। जी नेक्स्ट खत प्लीज़। मैं अपनी बेटी के हवाले से परेशान हूँ। वो क्लास 3 में है, उसे सब कॉन्सेप्ट समझ आते हैं, लेकिन उसकी राइटिंग बहुत ख़राब है। उसकी लिखाई इतनी अनक्लियर होती है कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है। घर पर हम बहुत प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन स्कूल में फिर भी वो टेढ़ी मेढ़ी राइटिंग करती है, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट अफेक्ट हो रहा है। मैं अपनी बेटी की राइटिंग को कैसे बेहतर बना सकती हूँ? ये ऐसा लग रहा है मैंने खत लिखा है। राइटिंग पे भी मार्क्स मिलते हैं अब। अरे भाई सुनीता, और क्या, पहले भी भाई मेरा जो बेटा हमारे टाइम पे मिलते थे। उसकी राइटिंग के ऊपर मैं बचपन से परेशान थी, तो उसकी टीचर्स ने क्लास 2 में कहा आप क्यों परेशान है, मैं पढ़ लेती हूँ ना। उस वक्त जब वो क्लास 4 में पहुंचा तो उसकी टीचर ने कहना शुरू किया कि इसकी राइटिंग तो सही करवाएं। मैंने कहा जो मैं बचपन से कह रही थी कि प्लीज़ इसकी राइटिंग तो टीचर्स कह रही थी, हम पढ़ लेते हैं, हमारी एक्सपर्टी है। अब अगर मैं अपने बच्चे से कहती हूँ राइटिंग ठीक करो, वो कहता है सारी चीज़ तो टाइपिंग पे चल रही है। वो मुझे जवाब देता है, कह रहा है मैं टाइपिंग में बहुत, मैं स्पीड, मेरी स्पेलिंग्स अच्छी है, मेरी टाइपिंग अच्छी है, तो आप राइटिंग के पीछे क्यों भाग रही हैं? क्यों आप बार बार हर छुट्टियों में वही किताब ला के देती है राइटिंग वाली जो आपको आपकी अम्मी ला के देती थी? तो ये जवाब किसके पास है? नहीं देखें, इससे पहले क्या होता था ज़माने में कि स्लेट अगर किसी को पता हो तो तख्ती के ऊपर ना लिखाई होती थी। और आज भी अगर आप कश्मीर वगैरह में चले जाएं या ऐसे इंटीरियर के इलाकों में चले जाएं जहाँ पे पुराने अंदाज में रहता तो वहाँ पे तख्ती दी जाती है और उसमें एक लकड़ी का हिस्सा होता है, वो काट के उसको इंक में डुबोते हैं और उसमें ना लिखाई सही की जाती है। अच्छा, इसका ताल्लुक ना सबसे पहले ना ग्रिप से है कि हमारे हाथ में ना हम फिंगर पे ना पेंसिल कैसे पकड़वा रहे हैं, ये ना सेंसेस देता है, जहन के ऊपर भेजता है। तो ये इसका हाथ की ना पकड़ाई के ऊपर है कि पेंसिल आप कैसे पकड़ रहे हैं, कितना प्रेशर दे रहे हैं, कहाँ पे दे रहे हैं। तो एक थंब होता है, एक फिंगर है हमारे पास, इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर है। आप उसमें तीनों में कैसे पकड़ाई कर रहे हैं। अगर उसके पकड़ने का अंदाज़ थोड़ा सा ऑड है, चेंज्ड है, तो उसके अंदाज़ को आप देखते हैं ताकि उसके मसल को थोड़ा सा रिलीफ मिले। ऐसा होता है कि कभी कभी बच्चे जो है लिखना शुरू करते हैं प्रेशर से, और उनके हाथ में चौथी लाइन तक पहुँचते ही दर्द होना शुरू हो जाता है। तो उसके हाथ की तो पहले ग्रिप सही हो। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप समझते हैं कि अगर ग्रेड 3 का बच्चा है तो इस वक्त तो कोई बहुत 4-5 पेजेस तो नहीं लिख रहा वो, और ना उसके लिए कोई टास्क उसको दे रहा होगा कि ना आपने फुल कोई 4 पेज का जवाब लिखना है जो 8 और 10 के अंदर होता है। तो इसमें ये होता है कि आप क्या करें, वर्ड्स अलग अलग कर दें, उसके अल्फ़ाबेट्स अलग अलग करें, पहले उसकी प्रैक्टिस करवा दें जो उसके ख़राब हो रहे हैं। वो उसके अलग अलग से ना उसकी प्रैक्टिस होगी कि वो मेरा डी ख़राब होता है मिसाल के तौर पे, तो मैं उन 3 लाइनों के अंदर मैं डी लिखूंगा, डी की प्रैक्टिस करूंगा। दूसरी चीज़ होती है कि मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेसिंग करूंगा किसी चीज़ पे जो ट्रेसिंग जहाँ पे डी बना हुआ है, जिसको मुझे फीलिंग मिले सेंस के ज़रिए कि मेरे जहन में उतरे, तो वो डी के ऊपर हाथ फेरेगा। अब क्या होता है, इन 3-4 चीज़ों से जब मैसेज जहन को मिल रहा होता है तो जहन क्या करता है, इनवॉलंटरी मसल्स को ड्राइव करवाता है कि वो सही लिखना शुरू करे। और वो आहिस्ता आहिस्ता पहले डी को अलग लिखेगा, ई को अलग लिखेगा, जी को अलग लिखेगा जो ख़राब बन रहे हैं, फिर उनको वर्ड्स के अंदर उतारेगा, और फिर वो एक कर्सिव राइटिंग में कर रहा हो या स्ट्रेट राइटिंग में काम कर रहा हो, दोनों राइटिंग के अंदर वो 3 लाइन में लिखना शुरू करेगा आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक दिन में ठीक नहीं होगा।
ये मंथ्स में जाके सही होता है, थोड़ा बेहतर होता है, सही भी नहीं होता, थोड़ा बेहतर होता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको चीज़ को फ्रीली लिखना शुरू करें। और कोई बच्चा लिखना ही नहीं जानता, मिसाल के तौर पे उसको लिखना, वर्ड्स को सही लिख ही नहीं पा रहा, तो उसको फ्री ड्राइंग से शुरू किया जाता है। जो क्लास 1 के और 2 के बच्चे होते हैं जिनकी लिखाई उतर ही नहीं पा रही है, तो उनको फ्री ड्राइंग्स के ज़रिए ना उनको एक लिमिट, एक जगह दी जाती है, उसमें फ्री ड्राइंग आया था कि उसमें जो दिल चाह रहा बनाओ, अपनी फैमिली को बनाओ, अपनी चीज़ों को ड्रॉ करो। तो वो अपने हाथ का कंट्रोल लेना शुरू करते हैं। कलरिंग इसमें बहुत सपोर्ट करती है, क्योंकि जब आप डिफरेंट शेप्स की कलर करते हैं तो आप उसके बॉर्डर लाइन के ऊपर शेडिंग करते हैं। अच्छा, तो कि वो राइटिंग का ताल्लुक जीन्स से भी है कि जैसे अगर अब्बा की नहीं अच्छी थी नहीं, तो बच्चे के अंदर भी यही चीज़ आई? नहीं, इसका ताल्लुक ना डेवलपमेंट से है। इसका ताल्लुक मेनली ना मसल कंट्रोल के ऊपर है। वो सेंसरी ज़्यादा है, तो इसका ताल्लुक जेनेटिकली नहीं चलता। क्योंकि बड़ी बातें सुनने में आती है ना कि आप राइटिंग से जो है आप इंसान की साइकोलॉजी पहचान सकते हैं कि वो राइटिंग उसकी कैसी है। ये क्यों, ये ऐसी बातें, किताबी बातें? नहीं, इसका मतलब ये होता है कि उसके जो सेंसेस का कंट्रोल था ना वो बहुत मास्टर कर गया, तो इसलिए वो पुराने ज़माने में ना मशहूर होता था। तख्ती के ऊपर लिखना, वो जो कंट्रोल है ना, वो कंट्रोल के ऊपर गुफ्तगू होती है। कहते हैं अक्सर डॉक्टर्स की राइटिंग नहीं अच्छी होती है। हमें तो पनिशमेंट्स मिलती थी कि बस इतनी दफ़ा ये तो लिखते हो। इसलिए ना ये इतना प्रेशर बिल्ड करने वाली चीज़ है नहीं वैसे, ये राइटिंग अब ख़ास तौर पे ना ये प्रेशर बिल्ड करने वाली चीज़ है नहीं कि ना जिसमें वो उसमें भी नेगेटिव फील करने लगे। इसमें तो उसको और प्रमोट करना चाहिए कि तुम ना क्रिएटिवली कुछ सोचो बेटा, कुछ लिखो। जैसे इंसान का अपना स्टाइल होता है, इसी तरह हर इंसान का लिखने का भी अपना एक अंदाज होता है, एक स्टाइल होता है। जो बड़े स्कूल्स हैं उसके अंदर नहीं करते, नहीं करते। वो इसलिए कि अब जितनी समझ आती जा रही है ना उसके हिसाब से डिसीजन लेने में भी आसानी होती है। भी नहीं करते, जैसे जॉइनिंग हैंड राइटिंग हम करते थे, वो उनको नहीं है। उनको नहीं, जैसे मर्जी लिखना लिखो। मैं जैसे जॉइनिंग हैंड राइटिंग में लिखती हूँ, मेरा बेटा नहीं लिखता। क्रिएटिविटी मांगते हैं आजकल हर। मेरा स्टाइल यही है कि मैं, क्योंकि पहले चलता ही जॉइनिंग आप आसान हल ये है, मतलब ऑन अ लाइटर नोट, आपकी बेटी माशाल्लाह क्लास 3 में है, आप उसको बिठाएं और बोलें बेटा ये अपनी आप कॉपी खोले, वो खोलेगी, बोलो बताओ बेटा इस राइटिंग के बारे में मुझे कुछ बताओ, ये तुम्हें कैसी लगती है। वो अपनी राइटिंग खुद देख के कहेगी मम्मा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कहेंगे हाँ, तो इसको हम कैसे और खूबसूरत बना सकते हैं। तो वो बच्ची खुद अटेम्प्ट करेगी इसको सही करने के लिए। वो कहती मामा मुझे बहुत प्यारी लगती है, प्लीज ले भर। मगर इसे प्रेशर नहीं कर सकते ना। आजकल के बच्चे इतने तेज हैं। मेरा बच्चा 3 में ही था जो मैं कह रही थी ये देखो पढ़ सक रहे हो खुद, तो कहने लगा तो कि क्या मतलब है, मैं टाइपिंग में एक्सपर्ट हूँ, सारी जिंदगी मुझे राइटिंग थोड़ी करनी है, टाइपिंग करनी है। बात नहीं है, अगर बहुत स्मार्ट है आजकल के बच्चे, वो जवाब दे देते हैं आपको। ये मे भी जिन्होंने ये खत लिखा है उनके स्कूल में शायद ये कंप्लेन हो या कोई ऐसा इनका प्रॉब्लम हो कि किसी स्कूल में होता होगा कि राइटिंग कुछ भी कहें, बेसिक राइटिंग मैटर करती है। अगर अभी फॉर एग्जाम्पल कहीं आप जाते हैं, आपने कुछ लिख के देना है, आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी, आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, आप झेपेंगे कि सुनो ये फॉर्म तुम भर दो, मेरी राइटिंग थोड़ी बेहतर है, तो जो मेरे आसपास के लोग हैं कहते हैं तुम फॉर्म भर दो, वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते। लेकिन आई थिंक अभी ग्रेड 3 में है, बहुत छोटी है, उसको थोड़ा सा और टाइम दे, वो खुद ही सेट हो जाएगी। लेकिन राइटिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते आप, मैटर करती है यार। बिल्कुल बहुत। इसमें बस ये होता है कि इनडायरेक्ट वे में प्रैक्टिस बिल्ड करवाना शुरू करें। उसके हाथ की ग्रिप देख लें, चीज़ें देखें, कलरिंग में ऐसी करवाएं जिसके अंदर ना उसका कंट्रोल आए। जब वो स्केचिंग करता है या कलरिंग पेंटिंग करता है तो उसका कंट्रोल आएगा वहाँ पर, और उसी चीज़ को वो ना जब राइटिंग में उतारेगा ना वो स्ट्रक्चर खुद ही बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि उस मसल्स, हाथों के मसल्स को प्रैक्टिस की जरूरत है, चाहे वो किसी भी चीज से हो। तभी तो आजकल बच्चों को जल्दी जिम्नास्टिक्स और पेंटिंग्स बहुत अच्छी है। मैं बहुत आर्ट में बहुत ज्यादा थी ना, पेंट करती थी मैं हर तरह। आपकी राइटिंग भी अच्छी है, मेरी राइटिंग अच्छी है। मेरे बेटा, मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि शायद मेरी इसलिए राइटिंग अच्छी है कि मैं बचपन से पेंट करती थी। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, तो वो उसका ना आपका हाथ, और फिर मैं सॉफ्टली लिखती हूँ, पेन को ढीला और तुम्हारी ग्रिप अच्छी है। और नेता शुरू में जो मैंने बात बोली, इंसान की स्किल्स एबिलिटीज अपने अपने कर्व पे बिल्ट हो रही होती हैं। तो अच्छी न्यूज़ ये है इन पेरेंट के लिए कि इनकी बच्ची की राइटिंग अच्छी से बुरी नहीं हुई है, वो बेहतर होती चली जाएगी। हाँ, वो पॉइंट ऑफ कंसर्न था कि बहुत अच्छा लिख रही थी, एकदम खराब होना शुरू हो गया। दैट्स अ कंसर्न। जी नेक्स्ट लेटर प्लीज। मैं अपनी बेटी के हवाले से बहुत परेशान हूँ। वो क्लास 5 में है और स्कूल में पहले उर्दू पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, लेकिन अब अचानक उर्दू का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। मेरी बेटी को उर्दू पढ़ने और लिखने में मुश्किल होती है और टीचर्स की सख्ती की वजह से वो उर्दू से डरने लगी है। अब हालत ये है कि उर्दू की क्लास के दिन वो स्कूल जाने से भी कतराती है। मैंने स्कूल में कंप्लेन भी की और घर पे एक्स्ट्रा क्लास भी दिलवा रही हूँ, लेकिन फिर भी उसका डर कम नहीं हो रहा।
उससे तो बहुत हर relatable जान जाती है। हर वक्त से निदा हमारे दौर में मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, ऑल्दो मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है करते हुए। मैं अच्छी स्टूडेंट थी, कॉन्वेंट की पढ़ी हुई हूँ, फोकस अगेन ज़्यादा अंग्रेज़ी पे था, उर्दू पे कम था। ओ लेवल्स आया तो ओ लेवल्स की उर्दू का पेपर देना था। कोशिश और ख्वाहिश ये थी कि ए ग्रेड ही आए, क्योंकि इतनी मुश्किल नहीं होती। तो 15-20 दिन पहले अपने एग्ज़ाम से टीचर के पास गई कि मिस मेरे पास पेपर्स चेक कर लें। तो मिस को एक गलती कांस्टेंट नज़र आ रही थी, वो थी हैं और है की। तो मुझे बुलाती हैं बड़े प्यार से, कहती है बेटा इधर आओ सनम, ये आपने हैं और है किस तरह लिखा है। तो मैं भी अपनी बड़ी मासूमियत में मिस को कहती हूँ कि मिस जब मेरा दिल चाहता है मैं हैं लिख देती हूँ, जब मेरा दिल चाहता है मैं है लिख देती हूँ। तो मुझे सोचे कि अपनी 10th ग्रेड में जाके ये समझ आया है और है का फ़र्क क्या है। किसी को ब्लेम नहीं करना चाह रही, लेकिन ये था कि वो मैंने उस वक्त सीख लिया और फॉर्चुनेटली मेरा ए ग्रेड भी आ गया उर्दू में। लेकिन उर्दू एक नहायत नफीस और एक मुश्किल लैंग्वेज भी है। उर्दू बहुत डिपेंड करती है कि अगर आपको खुशकिस्मती से अच्छा टीचर मिलता है। अगर आपको अच्छा टीचर मिलता है तो आपको इस लैंग्वेज से प्यार हो जाता है, और अगर आपको डंडे वाला टीचर मिलता है कि रट्टा मारो ये करो, तो उर्दू एक मुश्किल लैंग्वेज है। इस बात पर आप मुत्तफिक होंगे। पहले ना हमारे उसमें सिंधी होता था सब्जेक्ट, हाँ, है ना। उर्दू भी तो उर्दू तो होता ही होता था, मगर सिंधी भी होता था। सिर्फ हमारे सिंध बोर्ड में होता है ना। हाँ, पूरे तो उसमें अब मेरा ना सिंधी में मार्क्स अच्छे आ गए और मेरे उर्दू में बुरे आ गए। मेरे घर वाले सोच रहे कि सिंधी क्योंकि सिंधी में तो आपको पता होता था ना, एक हिंदी में नज़म थोड़ी सी आएगी। लाइट मार्किंग नहीं, आपको पता था एक नज़म आएगी, एक लेटर आएगा, एक हाँ, कॉम्प्रिहेंशन हाँ, होगा, बिल्कुल। आप रट्टा मार के आपका चले जाते। कोर्स भी कम होता था ना ऐसे ही हिंदी तो, हाँ, I में। know। तो उर्दू एक हमेशा से हर किसी ने, ज्यादातर लोगों ने स्ट्रगल की है उर्दू में, क्योंकि ये एक मुश्किल लैंग्वेज है और डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है उर्दू। और स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उसमें क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट्स आप पूरा दिन इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, इस्लामियत और भी। एक पीरियड होता आजकल है के बच्चों में जो कि ज्यादा उर्दू टफ है होता बेचारों के लिए कि हमारे यहाँ तो इस्लामियत भी इंग्लिश में में थी। हाँ, जी, तो सिर्फ एक पीरियड है उर्दू का जो कि आप आधे घंटे के लिए पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब आप कुछ देखिए आइडिया आप 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में देखेंगे, मैं एक कनेक्टिविटी क्रिएट करूँगा। अगर आज बच्चे को इंग्लिश का पेपर दिया जाता है ना, तो उससे बेसिक आर्टिकल्स पूछे जाते हैं ना, वो उसको भी गलत करता है। अगर उससे कहा जाए कि आज बारिश हो रही है, ट्रांसलेशन लिखो उर्दू से इंग्लिश में, तो उसको भी ये समझ में नहीं आता कि इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में होगी कैसे। अच्छा, ये जब ग्रेड 5 की बात हो रही है, ये एक नेचुरल सी बात है कि अगर उसकी उर्दू या इंग्लिश को बेहतर नहीं किया गया है, उस पर काम नहीं हुआ है, तो उसकी वीकनेसेस को दूर किया जा सकता है। ये बहुत अर्ली एज है और आराम से काम हो भी सकता है। तो इसमें परेशानी होना, क्योंकि मैट्रिक का बच्चा भी ना इंग्लिश सही कर पाता है ना उर्दू सही कर पाता है। आज भी हमारे यहाँ ऐसा मामला है, ये फैक्ट है बात। इवन CSS के एग्ज़ाम के अंदर भी हमारे यहाँ 94% जो लोग फेल होते हैं कराची के अंदर, वो इंग्लिश के अंदर फेल होते हैं। तो ये एक ओवर दी अक्रॉस दी पाकिस्तान ना ये प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं 5 ग्रेड का बच्चा है, उर्दू नहीं कर पा रहा, नहीं सीख पा रहा। इसमें ना स्टोरी टेलिंग बहुत हेल्प करती है कि आप कोई चीज़ लेते हैं और आप उसकी स्टोरी को उस पर स्टोरी उससे बच्चे से भी क्रिएट करवाते हैं, या एक स्टोरी ऑलरेडी है। मिसाल के तौर पे किताब के अंदर एक मौजू है, एक चैप्टर है, वो ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। आपने क्या किया, उसके मुश्किल अल्फाज को निकाला, और अगर माँ बाप काम कर रहे हैं तो अपने किसी वॉल के ऊपर ना मुश्किल अल्फाज को लगा दिया। एग्जैक्टली। कि मिसाल के तौर पे मुस्तकिल मिजाजी का वर्ड आया क्लास 5 की उर्दू की बुक के अंदर। अब ये मुस्तकिल मिजाजी क्लास 5 का बच्चा वो बड़ी मुश्किल से समझेगा। ज़रूरत का वर्ड आ गया मिसाल के तौर पे, उसको समझ में नहीं आ रहा ये ज़रूरत कहाँ इस्तेमाल होगा। तो अब ये दो चीज़ें क्या किया आपने, वोकैब्स को वहाँ पे सामने लिख दिया, और 2 से 3 दिन लगातार, बहुत 5 से 7 मिनट लगता है उस चैप्टर की स्टोरी को ख़त्म करने में, आपने उसको गुजारना शुरू किया। अगर हम देखें अक्रॉस दी ईयर, अगर 1 साल के अंदर हम कोई उससे 10 या 20 के करीब स्टोरीज़ ख़त्म करवाते हैं, और हर स्टोरी से 5 से 6 वोकैबलरी सामने वॉल के ऊपर लगी होती है, जिसको वो 3-4 बार विजुलाइज़ करता भी है और रिकॉल भी करता है, तो वो एक 200 से 300 वर्ड्स की वोकैबलरी ना अपने अंदर क्रिएट करता है। उन जुमलों में, जिन जुमलों के अंदर वो बयान की जा रही है, उसका स्ट्रक्चर उसके जहन में उतरता है। ये है बिल्कुल प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन सिमुलेशन साइड। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकल होना ज़रूरी इसमें क्यों है कि आप उसको बोलेंगे ना रट्टा लगाओ, तुम वो कैब याद करो, तो मुस्तकिल मिजाजी वो कैब रट्टा तो लगा लेगा, लेकिन इस्तेमाल क्या करना है वो नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए वो चीज़ जो उसके मुश्किल अल्फाज है ना, उसको सामने आवेज़ा कर दें। और इंग्लिश और स्टोरी से बड़ा फायदा, स्टोरी से बहुत फायदा, एक तो इंटरेस्ट डेवलप हो गया, कहानी है। आज भी देखें, अभी हम आपके सेगमेंट में शुरू में उस लड़की की स्टोरी सुन रहे थे जो 1 महीने में किताब लिखती है, और वो अपनी जर्नी बता रही थी
आई मीन इट वाज सो एंगेजिंग, मतलब इतनी इंगेजमेंट थी उसके अंदर कि आप उसके अंदर गुम हो गए कि यार ये कैसे बच्ची लिखती है, माशाल्लाह से क्या किताब लिखने का तरीक़ेकार है। ये जो स्टोरी है ना, इसमें बड़ी पावर होती है, चाहे वो 40 तो बहुत साल सारी नसीहतें किसी टॉक शो से लोगों के समझ नहीं आती, ड्रामों के थ्रू एग्जैक्टली इंड्यूस हो जाती है। जी, जो 40 साल का भी कोई शख्स हो या 5 साल या 3 साल या 2 साल का कोई बच्चा हो, अगर स्टोरी सुना के आप उसको नींद पे लेकर जाएंगे ना, वो बड़ा खुशी खुशी जाता है। और यही चीज एक्चुअली इंग्लिश में भी लागू होती है, जिस तरह आप किसी भी लैंग्वेज सिखाने के लिए कि जैसे फ्लैश कार्ड्स हमें दिखाए जाते थे जब हम छोटे होते थे बच्चों को, हम ऐसे उसी तरह आप उर्दू के फ्लैश कार्ड्स बनाने की बात करें, फ्रिज पे लगा दिया, इधर लगा दिया, फिर उसके बाद जब बच्चों को वो आ जाए तो फिर अलग कार्ड्स लगा दी गई। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद नेक्स्ट लेटर देखते हैं क्या सीखते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज हम बच्चों की एजुकेशन के ऊपर बात करें, बहुत सारी आपको टिप्स फराहम कर रहे हैं, और नेक्स्ट लेटर क्या है आइए सुनते हैं और उसके जवाब फिर तय करते हैं। मैं अपनी बेटे की वजह से बहुत परेशान हूँ। वो पढ़ाई में ठीक है लेकिन बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर होमवर्क नहीं करता और हमेशा मेरी सुपरविजन चाहता है। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होने की वजह से मेरे लिए इतना वक्त देना मुश्किल हो जाता है और वो होमवर्क में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ट्यूशन भी नहीं चाहता। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा जो कि क्लास 5 में है खुद से होमवर्क करना सीखे। बराए मेहरबानी मुझे इस हवाले से गाइड करें। अच्छा, अब हमें गाइडेंस की ज़रूरत है कि खुद ही हमने इतना खुद निवाला दे दिया ना कि वो अब खुद खाना नहीं सीख रहा, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो वो ये ट्रांजिशन जो है पेरेंट्स के लिए, स्पेशली मदर्स के लिए, ये बहुत मुश्किल हो जाती है कभी कभार। आई गेस तुम अपने बेटे के साथ पहले बैठती थी लेकिन वो खुद ब खुद ही आहिस्ता आहिस्ता इंडिपेंडेंट हो गए, मगर बहुत सारे बच्चे अभी भी अम्मा का पल्लू नहीं छोड़ रहे, तो प्लीज़ ज़रा गाइड करें। निदा, इसमें मुझे लगता है सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है डिलेड चाइल्डहुड की। जितना आप बच्चे को स्पून फीड करेंगे, अपनी अवेलेबिलिटी को बताएंगे, मैं हर वक्त आपके लिए अवेलेबल हूँ, बच्चा भी इजी वे आउट पिक करता है कि हर वक्त आप अवेलेबल हैं तो आप वही काम उसका कर देंगे। तो ये दो चीज़ें हैं जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। अगेन एजुकेशनिस्ट के तौर पे और साइकोलॉजिस्ट के तौर पे मैं बोलूँगी, ये डिलेड चाइल्डहुड का सिग्नल है कि उसको इस वक्त तक 5th ग्रेड तक इनेबल्ड हो जाना चाहिए। इंडिपेंडेंट की एज नहीं आई है, इंटरडिपेंडेंट एज में आ चुका है, विच मीन्स कभी कभी वो आपसे सपोर्ट मांग सकता है जिसके लिए आपको अवेलेबल होना चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि ये ट्रांजिशन माएँ कैसे करें, वो टिप्स दीजिए आप। एक्चुअली जो सबसे बड़ा मामला होता है ना, वो ये होता है कि आपने शुरू से उसको आदी तो एक बना दिया, ठीक है, अभी तक आदी है, और एक बड़ी नेचुरल सी बात है कि माएँ केयर भी करती हैं या वालिदैन केयर करते हैं और उस बच्चे के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो इसका जो सबसे अच्छा हल होता है वो ये होता है कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के अंदर उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाए, और वो मिसाल के तौर पे कोई काम कर रहा है, उसको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाए और उस प्रोजेक्ट के अंदर जो आसान वो कर सकता हो खुद से, आपने उसकी क्या करना है, उसकी एक पर्सनल विक्ट्रीज, उसके मतलब कामयाबियाँ जो है ना उसको दिलानी है, जिसमें वो यकीन कर सके कि ये काम मैं खुद अकेले कर सकता हूँ। जब उसका एतमाद बिल्ड होता है ना, कॉन्फिडेंस ना बहुत बड़ी की है इन मुश्किलात में ना, इन मसाइल को हल करने के लिए। जब वो ये सबसे बड़ा एक यकीन बिल्ड करता है ना अपने अंदर कि ये काम मैं खुद से कर सकता हूँ, तो वो अगले के लिए खुद से करना चाहता है। वो कहता है अच्छा आप ये छोड़ दें, मैं खुद करूँगा, या ये आप इसमें मत आएँ। जब वो एक बार इस आर्ट को सीखता है, फिर वो दूसरी बार करेगा, वो काम जो खुद कर सकता हो। अब ये क्या पता, ऐसा हो सकता है कि उसको वो टास्क मिल रहे हों जो वाकई वो खुद नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो अपने आप को वीक वहाँ फील कर रहा है, और वो ये कहता है कि मुझे किसी और की ज़रूरत है। जब किसी और की उसको ज़रूरत है और उसके बगैर वो वहाँ पे फंस गया है, मिसाल के तौर पे कुछ भी हो सकता है कि अभी उसने अच्छा पढ़ा नहीं है, उससे पहले अगर कोई बेस कॉन्सेप्ट नहीं बना हुआ, तो उसके अंदर वो ये हो रहा है ये मैथ्स का सवाल कैसे होगा, आप मेरे साथ करें, आप मेरी हेल्प करें। तो आप क्या करते हैं, आप वहाँ से शुरू करते हैं जो उसकी वो बेस बनाते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं जो उसको कामयाबियाँ दिलाएं, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी विक्ट्रीज़ उसका ना शेप करेंगी उसको एक सही तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, कोई बड़ा काम करने में।
तो आपने छोटे प्रोजेक्ट देते हैं, आप छोटे सवालात देते हैं, छोटे रीजंस देते हैं जहाँ पे वो चीज़ कर सकता है, एंड देन इवेंचुअली आप बिल्ड करते हैं उसके कॉन्फिडेंस को। तब ना आहिस्ता आहिस्ता वो आपके अपनी कहने चीज़ों का में मकसद यकीन है जो लेगा। जीतने का एहसास है हाँ, वो उसे और खुद confident करने का बनाए। एहसास और खुद कि करने वो चीज़ें जो खुद कर सकता है आपने दे के छोड़ दी, देखो मैं अभी 5 मिनट बाद आती हूँ, तुम्हें ये 5 मिनट में खुद करना है। हाँ। और वो आप गए वापस आए और तुमने कर लिया, यार ये तो तुम यानी खुद कि कर फॉर सकते हो। एग्जांपल एक मैं आपको मिसाल देती हूँ जो मुझे समझ आया है कि कोई मैथ्स का सम है, आपने उसको पूरा समझा दिया एग्जांपल्स के थ्रू कि ये इसका कॉन्सेप्ट ये है, फिर आपने वही दूसरे उसके साथ नंबर्स के साथ उसको उसी तरह का सम प्रैक्टिस करने के लिए दिया, आसान अकेले, और आप चले गए। उसके बाद आप वापस आए और उसने अगर सही कर लिया तो आपने उसको एक्सीलेंट या स्टार, तुमने अकेले किया, ये देखो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता तो उसका जो छोटी और आपको छोड़ना पड़ेगा उसको, ये नहीं कि वहीं सर पे। ये मैंने स्टार्ट किया था ग्रेड 3 से। बताओ ना फिर। मैंने ग्रेड 3 से मैंने उसके होमवर्क में हेल्प करना छोड़ दिया। अच्छा। तो 1-2 दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि उसने होमवर्क कंप्लीट ही नहीं किया। उसको स्कूल में थोड़ी सी डांट वांट पड़ी, उसके बाद से उसने खुद करना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने उसको कहा सिर्फ जो चीज़ नहीं समझ में आ रही वो आप मुझसे पूछें। ओके। फिर मैं उसको सिर्फ जब टेस्ट होते थे ना सिर्फ उस वक्त लेके बैठती थी, लेकिन मैं एवरीडे होमवर्क में नहीं बैठती थी। फिर वो एवरीडे पर तुम पूछती थी होमवर्क किया नहीं किया? सरसरी तौर पे होमवर्क कर लिया, हाँ भाई कर लिया। वो बस एक ही दफ़ा हुआ था जब वो नहीं करके गया, उसको डांट पड़ी, उसके बाद से उसने हमेशा किया। लेकिन मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि मैंने उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया था कि ये होमवर्क है, आपने खुद करना है। हाँ। जो चीज़ नहीं समझ में आए आके मुझसे पूछो। अच्छा, मेरा बेटा खुद पढ़ता है, ठीक है, वो खुद कर लेता है, मगर उसके स्कूल में मार्किंग ऐसे होती है, क्लास वर्क पे मार्किंग A ग्रेड, क्लास पे किस तरह का बिहेवियर है उस पे टेस्ट की मार्किंग, और उसकी होमवर्क पे भी होती है। होमवर्क में उसका हमेशा F आता है क्योंकि वो कर भी लेता है तो वो सबमिट कराना भूल जाता है, उसकी ये प्रॉब्लम है। सबमिट नहीं कराया, कर लिया पेपर उसमें ही रह गया, बैग में ही पड़ा रह गया, उसने सबमिट नहीं कराया। और स्कूल वाले इतना रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं कि अगर सबमिट भी नहीं कराया, भले ही किया हो, दूसरे दिन भी करोगे तो तुम्हारे तो नंबर कट गए। मैं इससे बड़ी परेशान हूँ। अच्छा देखिए, हम इसे कोचिंग के अंदर ना एक बड़ा ख़ास तौर पे जब बड़े लोग हो जाते हैं उनकी कोचिंग के अंदर ये बड़ा ज़रूरी होता है कि वो आदी हों अपने काम को अपने टाइम पे करने के। उसकी ये बहुत बड़ा एक ना आर्ट है और ये करना सीखना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी होता है और फिर उसको सिखाया भी जाता है। तो उसमें ये होता है कि आप ये तय करते हैं कि उसके साथ कि देखो ये काम तुम कर लोगे और करोगे ना, फिर मुझे तुम आके ये बता दोगे कि ना ये काम मैंने कर लिया। उसको एक चीज़ का पाबंद बना देते हैं और जब आप अगले दिन फॉलो अप करते हैं, पूछते हैं कि आपने ये काम कर लिया, और फिर आपको बता देना चाहिए था आकर। जब आप एक पैटर्न के अंदर उसको उतारते हैं ना, तो वो उस पैटर्न के अंदर उस चीज़ को करने का आदी होता है। अगर वो आदी नहीं होगा, अच्छा ये बहुत सारे बच्चों की, आज बड़े बच्चों की भी यही मसाइल हैं। टाइम पे असाइनमेंट सबमिट नहीं करा। असाइनमेंट तो ये तो स्कूल का काम है ना। ये अपने फॉर्म भराना भूल गए, यूनिवर्सिटी का डेट चली गई, ऐसे ही है। और अब वो डेट चली गई यूनिवर्सिटी का कि तुमने क्यों नहीं किया। मैं तो सोचा था कल कर लूँगा, लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि लास्ट डेट कब थी। अरे ये चीज़ तो देखनी चाहिए थी बेटा तुम। अच्छा, अगर ये चीज़ शुरू में इसकी डेवलपमेंट ना हो तो होते होते ये उस लेवल पे आ जाता है कि यूनिवर्सिटी के काम भी वो खुद नहीं कर पाता। वो उसको या तो वालिद को जाना पड़ता है या वालिदा को जाना पड़ता है, और वो दर बदर घूमना पड़ता है। तो उसमें ये होता है कि क्यों ना ये रिस्पॉन्सिबल बने और वहाँ पे उस चीज़ के अंदर वो पिक करे, और इसके लिए छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करने पड़ते हैं कि जब ये आप एक दिन के बाद ये आप काम कर लेंगे, आप वहाँ पे जमा करा देंगे, तो आप मुझे आके बताएंगे या आपने काम खुद करना है। तो वो आपको आके जब बताता है, उसी वक्त बताएगा जब वो कर लेगा कि ये बात मुझे मामा को बतानी है या वालिद को बतानी है। तो उसकी जब आप कोई एक्शन आइटम सेट करते हैं ना कि ये चीज़ तुम्हें ये काम करके ना मेरे पास आ जाना है वापस रिटर्न के अंदर, वो उसको बहुत हेल्प करता है कि ये चीज़ मुझे मुकम्मल करनी है और फिर मुझे किसी को रिपोर्ट करना है, किसी को बताना है। मतलब वो इस तरह तो नहीं सोच रहा होता, लेकिन वो एक पाबंद हो रहा होता है कि उस चीज़ के अंदर ना मैंने आगे कन्वे करना है किसी चीज़ को, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा। ऐसा भी हो सकता है कि हम कोई चार्ट पेपर पे बना के लगा दें कि आज का होमवर्क सबमिट कर दिया, टिक मार्क लगाओ, बजाय मुझे बताने के लगा देते हैं कुछ लोग तो। बजाय मुझे बताने के टिक मार्क कर दो, ये सबमिट हो गया, ये हो गया। ये भी अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि उससे ये होगा कि ना वो रिस्पॉन्सिबल होगा उस चीज़ के अंदर। और अगर आपको चार्ट खाली मिले तो आपने ये कहना है कि देखो ये चार्ट खाली कि हम ये इसको अपडेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको मार्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये चीज़ आगे प्रोफेशनल लाइफ तक उसको हेल्प करेगी कि वो हर चीज़ को ना मार्क आउट करता जा रहा है कि ना ये मैंने कर लिया और ये अभी पेंडिंग के अंदर रुका हुआ है। तो ये बिहेवियर शुरू से होता है, एक दफ़ा आ गया
तो एक नेचुरल अंदाज उसका बन जाता है कि मैंने ये काम ना इस तरह रिपोर्ट करना है, इस तरह ये चीज़ करनी है। तो वो प्रैक्टिस बार बार जितनी रीइंफोर्स कराई जाएगी इनडायरेक्टली किसी और इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, तो वो चीज़ उसके पैटर्न में उतरेगी और वो ये प्रैक्टिस हो जाती है वक्त के साथ साथ जब आप फॉलो अप कर रहे होते हैं। उसमें फॉलो अप बहुत अच्छा चाहिए होता है। उसको अच्छा आपको छोड़ना निदा, नहीं। इसमें वर्ड इन्होंने सही अब जो यूज़ किया वो है फॉलो अप लेना। एज अ पेरेंट आपको फॉलो अप ज़रूर लेना है टास्क देने के बाद कि ये हो गया। और इसकी बुनियादी जो मुझे लगता है जो सूरत हाल ये हो सकती है कि आप वहाँ से शुरू करें जो उसके लिए ईजी बिट्स हों, जैसे कि अपने यूनिफॉर्म रेडी कर लिया, अपने जूते रेडी कर लिए, अपना बैग रेडी कर लिया, अपना लंच बॉक्स निकाल लिया, अपना होमवर्क चेक कर लिया। ये सारी चीज़ें जो है जो आपकी इंस्ट्रक्शनल जो बच्चे के साथ कॉन्वर्जेसन है वो हेल्प करेगी उसको नंबर 1 डिसिप्लिन करने में, नंबर 2 एक पैटर्न में लाने में, एंड नंबर 3 उसके बाद आपने जो करना है जब आपको लग रहा है कि यार वो सेट हो गई ये बेस, फिर आप फॉलो अप करें और फॉलो अप के बाद फिर फॉलो थ्रू भी करें, जिसको कहते हैं कि सिर्फ पूछ नहीं लेना, उससे पूछना उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस चीज़ को करने के बाद, ताकि वो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी हो जैसे आपने बोला। और एक जो है कहते हैं हम लोग अंग्रेज़ी में एक वर्ड यूज़ करते हैं कैरेट स्टिक रूल, तो ना करने के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होने चाहिए और करने के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी बच्चे को विजिबली इंस्टेंटली नज़र भी आने चाहिए कि मैंने ये एक माइलस्टोन अचीव किया। मैं यहाँ पे एक और बात आपको बताऊँगी कि मेरे पास जब बड़े बच्चे आते हैं जिनका OA लेवल हो चुका होता है, अभी तो हम 5, 7वीं या 8वीं ग्रेड के बच्चों की बात करें, वो कभी कभी हमसे CVs लिखवा रहे होते हैं कि मिस हमने अब काम भी करना शुरू करता है। तो उसमें हम उनकी सिर्फ एजुकेशन नहीं देख रहे होते, हम उनके स्किल्स, एटीट्यूड और कैरेक्टर को भी इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, जिसमें ये कई बातें जो आज हमने की है उसका एक बहुत प्रोमिनेंट और ख़ासा मतलब एक कह लें कि वेटेज वाला एरिया है। और उस वक्त मैं बच्चों को कहती हूँ बेटा मुझे बताएं पिछले 18 साल या 20 साल में आपकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं, तो उनको नहीं पता होता कि हमारी अचीवमेंट्स क्या रही तभी हैं। बहुत मैटर करता है आजकल सीरीज में वॉलंटियर वर्क। एग्जैक्टली बहुत मैटर करता है क्योंकि कैरेक्टर बिल्डिंग होती है, आपने किस तरह कहाँ कहाँ काम किया है। मतलब जब अब मैं देख रही थी, रिसर्च कर रही थी कि सीवीज में क्या मैटर कर रहा है, तो स्किल्स और बाकी एजुकेशन डिग्रीज के अलावा Community work जो है। कम्युनिटी वर्क, वॉलंटियर वर्क कहाँ कहाँ किया अब तो है। स्कूल वाले भी कराते हैं ना, जैसे मेरे बच्चे के स्कूल में वो इंडस हॉस्पिटल जाते हैं, Exactly. उजाला एक है ऐसा ही। इंस्टीट्यूट, वहाँ जाते हैं बच्चों, फिर वो बकायदा सर्व करते हैं, वो मतलब पूरा पूरा दिन देते हैं उनको, एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं, ऐसा ही है, ऐसा ही हेल्प है। करते तो हैं। ये बेसिक हैबिट्स जो बिल्डअप होती हैं घर में, स्कूल्स में, ये आपको सर्व करती है। जब आप उस सिस्टम से 10 साल बाद, 12 साल बाद निकलते हैं तो आपकी भरपूर वो पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट कर रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सो यही मकसद होता है स्कूल्स का, इंस्टीट्यूशंस का, ऐसे टॉक शोज़ का, यहाँ हम इन चीज़ों को हाईलाइट करें कि इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, सिर्फ रिजल्ट को अपना मकसद मतलब खाली हयाती बना डिग्री के ना नहीं चलें। है। हाँ, आजकल के ज़माने में तो सिर्फ डिग्री एक हिस्सा है आपकी कामयाबी का। मतलब बाकी पेरेंट्स तो- के लिए प्लीज भूल जाएं कि फर्स्ट आना जरूरी है। हाँ, फर्स्ट आना भाई। जरूरी सुनीता नहीं एक है। हार्ड ट्रूथ बोलूँगी यहाँ पे, जब बहुत इंटेंस कभी कॉन्वर्जेसन बच्चों की या पेरेंट्स की हो जाती है या कभी कभी टीचर्स की भी हो जाती है, तो मेरा एक सवाल उनसे होता है कि आप क्लास में खुद रैंक क्या लाते थे, टीचर से भी, कि आप अपनी लाइफ में कितनी दफ़ा फर्स्ट आई हैं या आए। और सबसे और अच्छी यही जो चीज़ है, सवाल मैं पेरेंट्स से भी पूछती हूँ और जवाब होता है जी आज तक नहीं आई या आज तक अच्छा नहीं आया। अच्छा, अगर लेकिन पेरेंट्स आ भी जाएं फर्स्ट, तो वो पेरेंट्स और बच्चे दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो पेरेंट्स जो पूरी ज़िंदगी फर्स्ट आते रहे और बहुत अचीव किया है, वो ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि हमारा बच्चा भी वही होगा। और अब तो मेजॉरिटी स्कूल्स में ग्रेडिंग होती ही नहीं है। हाँ, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, बल्कि वो निदा- आपको इंडिविजुअल रिपोर्ट कार्ड मिलती है, उसके अंदर आपके मार्क्स होते हैं। और अब जो छोटे स्कूल्स हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज ये खत्म कर दें सिस्टम फर्स्ट सेकंड थर्ड का। मेरा बेटा तो MBA नहीं कर रहा था, उससे बोला ये तो मतलब एक क्या है, अब उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती है कि, मगर वो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि तुम है ना MBA करो। हाँ। तो वो आजकल तो ट्रेंड ही बिल्कुल डिफरेंट चल पड़ा है। हाँ। अब ये तो डिग्री वाकई एक पेपर एक हो गया कि जी डिग्री ली हुई है आपने। हाँ, तो तो बेसिकली आपकी स्किल्स और आपके एक्सपीरियंसेस experiences बहुत matter करते हैं, बहुत ज़्यादा। और हमें भी अब अपने बच्चों को यंग एज में इंडिपेंडेंट करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ कोई छोटे मोटे काम होते हैं जो अक्सर वेस्ट में बच्चे 14 साल से पार्ट टाइम ऐसे ही है, जॉब्स कर रहे बिल्कुल होते ऐसे ही हैं, है। हम अपने बच्चों को उनकी शादी तक स्पून फीड कर रहे होते ऐसे ही हैं है। कि अब्बा के बिजनेस में लगा हुआ है, वो उठेगा उठेगा, दिल चाहेगा जाएगा, वरना वो वाली चीज़ जो है। हमने भी डिलेड चाइल्डहुड की बात की, सब उसी के साइंस हैं। हाँ,
कि बच्चा बड़ा ही नहीं होके दे रहा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपनी टिप्स हम तक पहुंचाने का। और आई गेस इस 2-2.5 घंटे में जो भी आपने सीखा वो आपके काम आए और आप उसे प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कितना अच्छा लगता है ना जब आप दांत खोल के हंसते हैं, लेकिन आपके दांत उस काबिल भी तो होने चाहिए ना कि आप दांत खोल के खिलखिला के हंसें। तो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैड डेंटल केयर मौजूद है यहाँ पाकिस्तान में। और हमारे साथ मौजूद हैं उसके CEO मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा, मतलब देखने में अगर आया है मार्केट में कि बहुत ज़्यादा चीज़ें पहले इतना ज़्यादा लोग गौर नहीं करते थे दांतों वगैरह पर, स्पेशली उसकी वाइटनिंग पे गौर नहीं करते थे, लेकिन आजकल ये कॉस्मेटिक सर्जरीज हो रही हैं, टीथ वाइटनिंग के ऊपर बात हो रही है और हर तरफ टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो मैड डेंटल केयर के बारे में बताइए कि ये कितना डिफरेंट है बाकी टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स से। सो बेसिकली टीथ वाइटनिंग के ऊपर या फिर आपकी ओरल केयर में जिन लोगों ने पाकिस्तान में इसे स्टार्ट किया है, वी आर द फर्स्ट वन जिन्होंने पाकिस्तान में अवेयरनेस दी है कि योर ओरल केयर इज़ एज इम्पोर्टेंट एज योर स्किन केयर और हेयर केयर। तो आप लोग इसका भी ख्याल करें। और फिर हम लोगों ने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाई टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स। और ऑल ऑफ आवर प्रोडक्ट्स जितने भी आप देखेंगे, बिकॉज वी आर द पायनियर्स इन मोस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, तो आपको हमेशा से वी आर द ब्रांड जो उसको लोग एग्जांपल सेट करके चलते हैं। तो आप लोगों के पास क्या क्या अवेलेबल है, जैसे किस किस तरह की टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं? यस, हमारे पास इस टाइम जो टीथ वाइटनिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास पर्पल स्ट्रिप्स और वाइटनिंग स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं। ये हमारी वाइटनिंग स्ट्रिप्स हैं। इनके अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है और ये क्योंकि ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। क्या होता है ये स्ट्रिप्स, किस तरह की होती है? जैसे फॉर एग्जांपल ये स्ट्रिप्स बेसिकली आपके पास इस तरह के बॉक्स में एक स्ट्रिप आती है जो कि आपके अपर और लोअर टीथ दोनों के लिए होती है। अच्छा। ये आप स्टिक कर देते हैं 30 मिनट्स के लिए एंड यू लीव इट। अब इसके अंदर इंग्रेडिएंट वो है जो कि प्रोफेशनल डेंटिस्ट यूज करते हैं टीथ वाइटनिंग में। और दिस इज कॉल्ड होम ब्लीचिंग। आप अपने घर में बैठ के 7 to 12 और एप्लीकेशंस में यू कैन फाइंड। आपने दांतों पे लगा लिया यस, और आप यूं करके बैठे रहेंगे या मुंह नहीं, आप इजी, आप यू कैन वर्क, आप मेकअप कर सकते हैं, आप रिलैक्स इजी हो जाएं, स्टिक हो जाए। और बहुत तो ये घर में लगाना सेफ है, क्योंकि जो जब डेंटल सर्जन्स के पास जाते हैं वो लगवाते तो वो तो पता नहीं मुंह खोले रखते हैं कि वो ब्लीच गिर ना जाए लिप्स विप्स पर। सो ये बहुत इजी प्रोसीजर है क्योंकि अच्छा। स्टिकी होती हैं। तो आप जो आपकी स्ट्रिप्स हैं, अगर मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊं, हाँ, तो आप इन स्ट्रिप्स को ये अब 2 स्ट्रिप्स हैं। हाँ। वन इज फॉर योर लोअर टीथ एंड वन इज फॉर योर अपर टीथ। तो ये स्टिक हो जाती हैं और 10 यू लीव इट। 30 मिनट्स ये लगी रहें। 12 to 14 एप्लीकेशंस में आपको ना कोई सेंसिटिविटी का इशू होगा, ना कोई आपको ऐसा, क्योंकि बहुत सारे लोग ना टीथ वाइटनिंग से इसलिए घबराते हैं क्योंकि दे फाइंड सेंसिटिविटी मोस्टली इन केसेस। तो इनके अंदर इतनी सेफेस्ट कंसंट्रेशन होती है कि 12-14 एप्लीकेशन में रिजल्ट्स भी सेम है और आपको कोई इशू भी नहीं होगा। ऑल्सो द प्रोडक्ट इज वेरी चीप। कोई हार्मफुल केमिकल्स तो नहीं है जिसकी वजह से हम डर जाएं लगाने नो, नथिंग। ये हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर इम्पोर्टेड और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जब हम इंपोर्ट करते हैं तो ऑल सर्टिफिकेशंस हम मेक श्योर करते हैं कि क्योंकि कंज्यूमर के ऊपर हम 1% भी रिस्क नहीं लेते हैं। ओके, यस। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ है टीथ हमारे वाइटनिंग पास को लेकर? इस टाइम ये पर्पल वाइटनिंग स्ट्रिप्स हैं। दिस इज वन ऑफ द क्या फर्क है प्रोडक्ट दोनों, ग्रीन मैं और आपको पर्पल? बताता हूँ। हाँ। पर्पल स्ट्रिप्स इस टाइम पूरी दुनिया में बहुत वायरल हैं और ये पाकिस्तान में सबसे पहले हम लोगों ने लॉन्च की है। Okay. आपने शायद कोई रील और कोई इंटरनेट पर कोई वीडियो देखी हो कि पर्पल और येलो आपस में कैंसिल आउट करके वाइट कलर बनाता है। Oh, yes. सो दिस यूज द सेम टेक्नोलॉजी। तो ये पर्पल स्ट्रिप्स होती हैं जो कि आप जब इनको भी 30 मिनट्स के लगा के आप छोड़ देते हो, ये ऐसी स्ट्रिप्स हैं जो आप सिंगल यूज में भी आप रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क ये है कि जिनके दांत थोड़े से येलोइश हैं वो पर्पल वाली चीज़ यूज़ करें। सो बेसिकली इफ़ यू वांट कि अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, आप पर्पल स्ट्रिप्स की तरफ जाएंगे, लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म वाइटनिंग चाहिए तो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाली स्ट्रिप्स की तरफ जाएंगे। ओके, यस, ओके। यस। और लॉन्ग टर्म अगर आप कह रहे हैं तो कितने दिनों बाद रिजल्ट नज़र आता है? आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7 to 14 डेज में रिजल्ट्स। और अब ये रोज़ अगर हम लगाएं? यस। हाँ। अच्छा, रिजल्ट परमानेंट है या टेम्पररी है? रिजल्ट्स हमारे परमानेंट होते हैं, लेकिन अगर आप कॉफ़ी पीती हैं या फिर टी पीते हैं तो
ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसमें कलर एडेड होता है तो वो आपको दोबारा से अफेक्ट करता है। तो इवन आप डेंटिस्ट के पास भी जब जाएंगे और आप टीथ वाइटनिंग करवाएंगे, वो आपको मना करेंगे कि काइंडली कॉफ़ी और इन सारी चीज़ों को अवॉइड करें। तो अगर आप परमानेंट रिजल्ट चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मेरा एक कलर मेंटेन हो, एक शेड मेंटेन हो, तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है कॉफ़ी, टी और इस तरह की सारी चीज़ों को। अच्छा, मार्केट में इंटरनेशनल ब्रांड्स भी अवेलेबल हैं। Yes. तो लोग पाकिस्तानी ब्रांड यानी लोकल ब्रांड पे क्यों जो ट्रस्ट है वो करें? सो मैं आप लोगों को बताता हूँ, वी आर द पाकिस्तान ओनली ब्रांड जो कि GCC कंप्लाइंस के ऊपर है। ऑल ऑफ आवर प्रोडक्ट्स हैव बीन टेस्टेड इन UAE। इट मीन्स कि हम लोग अपने सारे प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं दुबई में, सऊदीया में, कहीं भी। और पाकिस्तान की तो कंज्यूमर मार्केट बहुत अच्छी है, लेकिन आपको पता है कि बाहर दे आर सो मच कंसर्न, दे विल नेवर अलाउ यू टू सेल प्रोडक्ट्स जो किसी भी तरह से आपको अफेक्ट कर सकें। सो ऑल ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर मेड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, प्लस हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट्स आपको बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलते हैं इफ़ यू कंपेयर इट विद। अच्छा, एक तो स्ट्रिप्स हो गई, Yes. फिर और क्या क्या है? देन वी हैव अ फोमिंग टूथपेस्ट। अब ये फोमिंग टूथपेस्ट क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं स्टेप्स मुस्तफा भाई हम डेली यूज़ तो नहीं कर सकते, तो वी वांट समथिंग जो हम डेली यूज़ कर सकें। ओके, ताकि मेंटेनेंस यस। तो फोमिंग टूथपेस्ट के अंदर भी 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड होती है और भी इनके साथ बहुत सारे सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बट ये इट्स मोर लाइक अ टूथपेस्ट। ये होता तो फोम है, आप ब्रश के ऊपर सिर्फ अपना पंप करके और आप रेगुलर ब्रश कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग जो आप डेली यूज़ कर सकते हैं। ओके, और वो बीच में क्या है? देन वी हैव पाउडर। पाउडर में भी वी आर ऑल्सो गोइंग टू इंट्रोड्यूस पैप पाउडर, और ये वाला पाउडर भी इट हेल्प्स इन आपके जो माइल्ड जो स्टेन्स होते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करता है। कि आप उसको लगा के खुद वो कर यस, सकते आप इसको रेगुलर ब्रश में डिप करके आपसे ब्रश करें, आपके जो माइल्ड आपके जो मार्क्स होंगे आपके वो ख़त्म होते हैं। अच्छा, और ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल कहाँ हैं, कैसे इन्हें ख़रीदा जा सकता है? सो ऑल ऑफ आवर प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आप इसको आराम से जाके हमारी एड्स देख के या फिर कहीं भी किसी कैंपेन को फॉलो करके आप घर में मंगवा सकते हैं। बट अगर आप नहीं चाहते तो राइट नाउ हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अराउंड 500+ फार्मेसीज़ में और 500+ स्टोर्स में। तो इस टाइम बाय एंड ऑफ दिस ईयर इंशाल्लाह ये हमारी पूरी प्रोडक्ट रेंज पाकिस्तान के हर फार्मेसी पे आपको मिलेगी और हर बड़े शहर में। तो यू कैन easily get it from any pharmacy nearby probably soon, but right now आप इसको अपने घर में ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, और कौन सी सेलिब्रिटीज जो हैं उन्होंने इंडोर्स किया आपकी ब्रांड को? सो अभी तक तो हम इंडस्ट्री से अराउंड 15-16 जो आपके लीड एक्टर्स हैं उनके साथ काम कर चुके हैं। और आई अश्योर यू, जैसे मैं आपको भी बोलूँगा कि अभी हम डिस्कस भी कहते हैं कि आपने प्रोडक्ट टेस्ट करना है और आपको बहुत इसमें आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो हम सारे के सारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं टेस्ट किया है, प्रोडक्ट टेस्ट करने के बाद हमारे साथ उन्होंने वीडियोज़ बनाई हैं और एवरीबडी लव्ड इट। और अभी तक नुमान इजाज, फिरोज़ खान, किंजा हाशमी, a lot other names, आप प्रोफाइल पर जाएंगे you'll find a lot of names, good names, yes. Great. और आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि ये वाली प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जी? So as I said कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा गैप था, everybody was talking about skin care, hair care, लेकिन oral care बहुत इंपॉर्टेंट है। It's not just important, पूरी दुनिया में इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम होता है। डेंटिस्ट खुद रेकमेंड करते हैं होम ब्लीचिंग, क्योंकि आप टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर इज़ नॉट फॉर एवरीवन। तो पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो वी थॉट लेट्स जस्ट ब्रिंग अ कॉन्सेप्ट इन पाकिस्तान। हमारी आवाम को पता चलना चाहिए हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ कि आपके दांत वाइट हो। आपके फर्स्ट इंप्रेशन में आपके दांत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे स्मेल नहीं आनी चाहिए, आपके दांतों का कलर बेटर होना चाहिए। तो दैट वाई वी कम अप विद एन आइडिया। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी ब्रांड को लाइक इतना फेमस हो जाएगा और इतनी पजीराई मिलेगी? ऑनेस्टली आई टेल यू, मुझे डे फर्स्ट है, बिकॉज हम लोगों ने प्रोडक्ट पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना टिल डेट और ना ही आगे कभी करेंगे। तो मुझे पता था कि नहीं, इफ़ माई प्रोडक्ट इज़ गुड विच इज़ एक्चुअली गुड, तो आपको अच्छे ही फीडबैक्स मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव 98% सेटिस्फाइड कस्टमर्स। अच्छा, क्या आपकी प्रोडक्ट ड्रैप से अप्रूव्ड है? बेसिकली दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन जो हर किसी के दिमाग में आता है। जस्ट बिकॉज दीज आर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, दीज प्रोडक्ट्स डू नॉट कम अंडर ड्रैप। और इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है। वी हैव ऑल द सर्टिफिकेशंस विच आर इंपॉर्टेंट टू बी इन पाकिस्तान। फिर आपकी जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन हैं, फिर जो हम एज आई मेंशन कि हमारे सारे प्रोडक्ट इंपोर्टेड हैं, तो जब हम इंपोर्ट भी करते हैं तो वी गेट ऑल द इंपोर्टेड सर्टिफिकेशन एज वेल। अच्छा, वो लोग जो अपनी स्माइल को लेके कॉन्शियस हैं बहुत, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको लाजमी मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह आप लोग अपनी स्किन केयर का ख्याल करते हैं, इस तरह लाजमी अपनी ओरल केयर का भी ख्याल करें। और नाउ आई बिलीव इट्स टाइम कि यू जस्ट डोंट वांट टीथ क्लीनिंग, यू आल्सो नीड टीथ वाइटनिंग। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा और प्रैक्टिकली अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करने का आपको मौका मिलेगा। दुआ में याद रखिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, खुदा हाफिज़।